ओके। सो आज हम लोग देखेंगे ग्लू के दूसरे फीचर्स और सर्विसेज और ऑफरिंग्स जो ग्लू सर्विस प्रोवाइड करता है हमको। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम कैसे एक स्पार्क जॉब ईटीएल जॉब्स में जाके क्रिएट करके बनाते हैं। वो मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन कैसे वो रन होता है, कितना टाइम लेता है। फिर हमने और एक चीज देखी थी डीपीयूज रिलेटेड, कि रिसोर्स कॉस्ट्स और ये सब कैसे करते हैं, लैम्डा फंक्शंस एंड ग्लू जॉब्स कब यूज करना है, ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था। एंड उसके पहले हमने हडूप का और स्पार्क का एक आर्किटेक्चरल व्यू भी देखा था। तो उसी से रिलेटेड हमने जॉब बनाया था और टेस्ट किया था। आप लोगों का होमवर्क ये था कि आपने जो भी पांडास में किया था वो आपने स्पार्क में करके दिखाना है, जो भी एक्सरसाइज अपन ने पांडास में की थी। तो वो तुम लोग कर लोगे, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर उसमें कोई डाउट्स है तो मुझको बता देना, लेकिन फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्लू ग्लू सर्विस सिर्फ जॉब रन करने के लिए नहीं रहता है, ठीक है। ग्लू के जॉब रन करने के अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज है जो कि सारे सर्विसेज यूज करते हैं, ओके, और सारे कंपनीज यूज करती है। अब जब जॉब से रिलेटेड बात आती है तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जॉब मॉनिटरिंग। तो जब यहाँ पे अपन देखते हैं, ये शॉर्टकट्स है, लेकिन आप लोग यहाँ पे भी ये मेन टैब्स है। तो दोनों साइड से जॉब रन मॉनिटरिंग पे जा सकते हो। यहाँ पे वो एक क्विक डैशबोर्ड टाइप का व्यू देता है आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि अगर मैं 1 जैन से अभी तक कितना रन किया, तो ये यहाँ दिखाता है टोटल रन जॉब्स। 2 सक्सेसफुल थे, एक फेल्ड था, 67% रेट था, 1 डीपीयू आवर्स। तो इतना मुझको चार्ज हुआ है अभी तक। सो 1 डीपीयू आवर्स इज $0.44, ओके। सो इतना मैंने दे दिया है पैसा, ठीक है। तो ये एक क्विक व्यू रहता है, और फिर तुम यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हो। बड़ी कंपनीज में हजारों जॉब्स रन होते हैं। तो अगर तुमको एक कोई पर्टिकुलर जॉब का एवरेज अवरली कॉस्ट निकालना है, या कैसा चल रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक डैशबोर्ड आपको क्विक व्यू देता है उसका। तो तुम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो जॉब नेम पे, एंड दैट्स इट। वो बता देगा आपको कितना रन हुआ है। एंड देन वहां से भी तुम क्विकली उसके लॉग्स भी चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, तो डायरेक्टली वो मुझको उस जॉब का जो मैंने सिलेक्ट किया था उसके लॉग पे ले जाएगा कि वो क्या किया था उस जॉब ने। तो ओके, वो मैंने बनाया नहीं था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक क्विक व्यू है, ठीक है। और नीचे आप डैशबोर्ड्स वगैरह देख सकते हो। ये ठीक है, यूजफुल है। अगर आपको कुछ प्रेजेंट करना है और आपको यहाँ से कुछ निकाल के ले जाना है पीपीटीज में। लेकिन हाँ, ये एक एस्पेक्ट है मॉनिटरिंग का। क्या होता है? क्लाउड वॉच भी यही दिखाते हैं ना? नहीं, क्लाउड वॉच, हाँ क्लाउड वॉच वैसे ही दिखाता है, लेकिन तुमको फिर वहां पे डैशबोर्ड बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने लॉग ग्रुप्स बनाए, अगर मैंने लॉग बनाया किसी चीज का, हम्म। जैसे अगर मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, तो ये सब लॉग ग्रुप्स बने हुए हैं अभी, ठीक है। तो ओके। अभी अगर मुझको इस लॉग ग्रुप के अंदर उसके लॉग्स स्टोर होते हैं, ठीक है, जैसे ये लॉग स्टोर हुआ है ना। तो अगर मुझको इन लॉग्स के अंदर से कुछ फिल्टर करके कुछ प्रीफिक्स या कुछ एक लॉजिक लगाना है, और फिर उसके ऊपर मैट्रिक्स या डैशबोर्ड बनाना है, तो मैं बना सकता हूँ। तो वो कस्टमाइज्ड हो गया। अब जहाँ पे यहाँ पे आऊंगे मैट्रिक्स में, ऑल मैट्रिक्स में, तो ये सर्विस लेवल मैट्रिक्स भी देता है क्लाउड वॉच। लेकिन क्लाउड वॉच अपन कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है, क्योंकि इसमें ओके। बहुत फंक्शनैलिटीज है। ये सब जब अपन एडमिन रिलेटेड काम करते हैं ना, तो ये बहुत हाँ। यूजफुल है क्लाउड वॉच। तो क्लाउड ओके। वॉच एक सेंट्रल सर्विस है, जस्ट अभी हायर लेवल पे, जो सारे एडब्ल्यूएस सर्विसेज के लॉग्स स्टोर करता है या रख सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है तुम क्लाउड वॉच में रखो लॉग्स को। ऐसा भी होता है कि तुम लोग S3 बकेट पे लॉग्स पुश करोगे, या कोई दूसरे सर्वर पे जैसे स्प्लंक व्लंक हो गया वहां पे पुश कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल मेजोरिटी ऑफ द केसेस में सारे सर्विसेज जितनी भी एडब्ल्यूएस बोलता है कि इतनी सारी सर्विसेज है हमारे पास, वो हम्म। टाइटली कपल्ड विथ क्लाउड वॉच है। तो अगर तुमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है लेकिन उसका लॉगिंग करना है, तो ऑलवेज यूज क्लाउड वॉच। इजी टू यूज है, कॉस्ट इफेक्टिव है, काफी चीप है। लगता है कॉस्ट, लेकिन इफेक्टिव है। और
बहुत सारे कस्टमाइज फीचर्स भी है, जैसे हम डैशबोर्ड्स भी बना सकते हैं। अगर तुम एक ही चीज बार बार कर रहे हो लॉग्स में से, तो यू कैन क्रिएट अ डैशबोर्ड आउट ऑफ इट। एंड देन कुछ फिल्टर मैकेनिज्म्स भी लगा सकते हो ऑन इंडिविजुअल लॉग्स। तो वो हम देखेंगे आगे अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन अभी के लिए इतना अपन करते हैं, ठीक है? तो लॉग्स देख सकते तो ग्लू में हो। जो भी कॉन्फ़िगर किया वो सब यहाँ से ग्लू मॉनिटरिंग से देखेंगे। हाँ, ग्लू मॉनिटरिंग से एक एक हायर लेवल व्यू एक मिलता है तुमको, ठीक है? ओके। लेकिन तुम ऐसे भी जा सकते हो, जैसे अगर मैंने एक कोई जॉब बनाया होता है यहाँ पे, और फिर हाँ। उस मैं क्लिक करूंगा, उस जॉब के रन टैब में भी आता है। तो जैसे अगर मैं क्रिएट ब्लैंक जॉब करता हूँ और से जॉब नेम, जॉब डिटेल्स में जाएंगे अपन, इसको रोल देना पड़ेगा अपने को, ग्लू रोल। बाकी सब ऐसे ही रखते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है? तो अभी जब मैं यहाँ चले जाऊंगा, रिफ्रेश, तो ये जॉब मिल गया। लाइक, और फिर जॉब के रन्स करके एक टैब आएगा ये। तो अगर मैंने कुछ रन किया ना, तो ये यहाँ लिस्ट हो जाएगा। मैं इसको रन नहीं करूंगा क्योंकि एक फालतू में डीपी ओके। लिस्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ, हाँ। तो यहाँ से भी देख सकते हो तुम तुम्हारे। ओके। एंड देन यहाँ पे कार्ड लेवल व्यू भी आता है, जो ऐसे ग्राफ्स देता है छोटे छोटे। तो नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ, कर सकते हो टॉगल। सो ओके। वैसे, ओके। एंड तो ये हो गया जॉब रिलेटेड। लेकिन जब मैं बोल रहा था कि ग्लू में दूसरे फंक्शनैलिटीज भी बहुत ही पावरफुल है, वो कौन से है? तो जैसे हडूप में हमने सार्थक, नेम, हाँ। एक चीज पूछनी थी जॉब मॉनिटरिंग में। 1 मिनट क्यों दिखा रहा है? जॉब 1 मिनट रन हुआ था क्या? क्योंकि हाँ लास्ट टाइम मैं जब देख रहा था तब हाँ वो तूने हाँ बोला था स्टार्टअप टाइम ये वो सब कैलकुलेट करता है क्या उस पे वो? हाँ, ऑब्वियसली तुम पे कर रहे हो उसका। अच्छा, मतलब ओके, तो इसलिए ग्लू सोच के करना है यूज। एंड स्टार्टअप टाइम कैसा है? अब जैसे यहाँ पे जाता हूं मैं, ठीक है? तो जॉब डिटेल्स में, तो तुम नोटिस करोगे मैं ग्लू 4.0 यूज कर रहा हूँ। ये लेटेस्ट वर्जन है। तो AWS क्या करता है, हर ग्लू रिलीज में कुछ ना कुछ अच्छे फीचर्स देता है। तो 2.0 में बहुत ज्यादा स्टार्टअप टाइम था, क्योंकि स्टार्टअप टाइम क्या होता है? स्टार्टअप टाइम एक्चुअली बूटस्ट्रैपिंग टाइम होता है, जहां पे वो अपने लिए एनवायरनमेंट रेडी करता है। जब वो एनवायरनमेंट रेडी कर रहा है, तो वो बहुत सारी चीजें इंस्टॉल कर रहा है वहां पे, ठीक है, बैकएंड पे, कि रेडी टू गो हो अपना कोड। तो वो टाइम जो है ना, वो ज्यादा लग रहा था ग्लू 2.0 में, जो अर्लियर रिलीज था। तो वो इवेंचुअली कम करते 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 अभी बहुत ही कम पे है। यानी ग्लू 4.0 यूज करोगे तो तुम बहुत ही कम टाइम स्टार्टअप पे दोगे वैसा। और आगे जाके और रिलीजेस होंगे जिसमें वो और स्मूदर होते जाएगा, ठीक है? तो ये हमने ध्यान रखना है, कभी भी ओल्ड वर्जन जब भी यूज करते हो तो थोड़े ड्रॉबैक्स रहते हैं उसके, जिसके कारण तुम ज्यादा कॉस्ट भी देते हो, ठीक है? और जो सेकंड चीज मेरे को पूछनी थी, हम्म। 1 DPU आवर क्यों बोल रहा है वो? बट हमारा टोटल 1 मिनट चला है, 3 मिनट चलो कंसिडर होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, DPU आवर्स अलग होते हैं, वो मैं बताऊंगा हाँ। तुमको ओके। क्रॉलर जब रन करूंगा ना। यानी कैसा है, वो इंटरनल उनका यूनिट कैलकुलेशन है, ठीक है? ऐसा हाँ। जरूरी नहीं है कि तेरा जॉब 1 मिनट चला हो तो तेरा 1 DPU और क्यों कंसिडर किया है। अगर मैंने मल्टीपल बार चला है एक ही जॉब, और वो 0.04 वैसे ले रहा है, तो वो एडअप होगा वहां पे। क्या होता है, तुम्हारा चार्ज 10 मिनट का होता है, मिनिमम 10 मिनट। तो तूने हम्म। 1 मिनट भी चलाया तो तू 10 मिनट का चार्ज देगा, राइट? तो वैसे वो कंबाइन करते हुए ऐड करते रहता है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे मॉनिटरिंग इसमें मत जाओ, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, ये जो है यहाँ पे, ये ना, ये राउंडेड फिगर देता है, ठीक है? इट इज नॉट, यानी डेसिमल वाले नहीं देगा यहाँ पे ये, क्योंकि ग्राफ समरी दे रहा है। तो वो राउंड ऑफ करके तुमको 1 आवर्स, DPU आवर्स दे रहा है, ओके? लेकिन तुमको अगर एक्चुअल निकालना है तो ये देखना है, ये यहाँ पे देख। अपन ने 1 ही मिनट चलाया था, तो उसने क्या कंसिडर किया, 0.03 DPU आवर्स, ओके? तो वैसे ये इन लोगों को ऐड करेगा तो कितना होता है, 0.09 होता है। 0.09। तो 0.09 यहाँ पे ऐसे, यानी ये जो व्यू है ये हायर लेवल व्यू है ना, तो इसलिए वो राउंड ऑफ कर रहा है, तो इस पे मत जाना। ये ओके। जस्ट आइडिया के लिए कि कितना पे किया है अपन ने, ओके? थैंक लेकिन एक्चुअल कॉस्ट ये है, इतना ही पे किया है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके, ये भी बता देता हूँ। देखो, ये इतना ही पे किया है करंट में, ओके? तो पूरा नहीं लगा है,
ठीक है, लास्ट मंथ मैंने ये दिया था 0.25, क्योंकि मैं S3 का रेप्लिकेशन कर रहा था, लेकिन इस बार मैंने इतना ही दिया है अभी तक। ठीक है, तो ज्यादा नहीं दिया है मैंने। ओके तो ये पार्ट हो गया। लेकिन हाँ, बैक टू मेन पावरफुल फीचर। जब हम हडूप देख रहे थे तो नेम नोड का एक कंसेप्ट आया था। नेम नोड क्या करता है? इट इज अ मेटा डेटा स्टोर एज वेल, है ना। उसके एक फंक्शनैलिटी है मेटा डेटा सेव करना। वैसे ही ग्लू में डेटा कैटलॉग जो है, ये है मेटा डेटा स्टोर। ओके, कैटलॉगिंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मेटा डेटा क्या है? डेटा अबाउट डेटा, है ना। तो तुम जब भी ग्लू में अगर देखते हो, मेन फंक्शनलिटी डेटा कैटलॉग की क्या है? टेबल्स और डेटाबेसेस के डेफिनेशन स्टोर करेगा। कहाँ पे क्या डेटा रखा है उन टेबल से रिलेटेड वो सेव करेगा, स्कीमास सेव करेगा, कॉलम्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, पार्टीशंस क्या है, किस फाइल फॉर्मेट का डेटा है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हडूप से लिया गया है। ठीक है, हडूप में एक फ्रेमवर्क था हाइव, जो हमने ऐसे टच अपॉन किया था। हाइव क्या करता था? अंडरलाइंग फाइल्स जो थी उसको एज अ डेटाबेस एंड टेबल्स प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या करता था? एक हाइव मेटा स्टोर बनता था हडूप पे, और वो हमेशा रेफर होता है हाइव मेटा स्टोर। तो तुम जब हाइव की क्वेरी चलाते हो, तो क्वेरी चलाने पे हाइव को पता नहीं रहता है कि क्या करना है। वो क्या करता है? तुम्हारी क्वेरी को ब्रेक डाउन करके मेटा स्टोर से डिटेल्स गैदर करता है कि अच्छा, फ्रॉम ये टेबल क्या है, मेटा हाइव मेटा स्टोर में जाएगा, टेबल रिलेटेड डेफिनेशन पूरी गैदर करेगा, फिर तुम्हारे कॉलम रिलेटेड डिटेल्स जो है क्वेरी में वो फेच करेगा, चेक करेगा कि टेबल में वो कॉलम्स है कि नहीं, और फिर तुम्हारी क्वेरी चलती है। तो कहीं ना कहीं तुमको ये देना पड़ता है। जैसे आरडीबीएमएस में देखते हो, अगर पोस्टग्रेस लेते हो या कोई भी डेटाबेस लेते हो, तो उनके सिस्टम लेवल टेबल्स बनते हैं। उन सिस्टम लेवल टेबल्स में डेटाबेस टेबल्स कॉलम्स इन सब का इंफॉर्मेशन रहता है। तो वो जो सिस्टम लेवल टेबल्स है, दैट इज कॉल्ड लाइक अ मेटा स्टोर। ओके, क्योंकि वो जरूरी है, नहीं तो डेटाबेस को कहाँ, कुछ कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा उस डेटा को। तो वो जो है, वो ग्लू देता है तुमको फंक्शनैलिटी। ठीक है, डेटा कैटलॉग में। तो अभी क्या हो गया, ये ग्लू सर्विस तुमको एक मेटा स्टोर भी दे रहा है, तुमको जॉब रन करने की फंक्शनैलिटी भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये मेटा स्टोर दे रहा है, तो इसको हम यूज कैसे करेंगे? अब मैं टेबल्स और ये डेटाबेसेस कैसे बनाऊंगा? तो बहुत ही सिंपल है। तुम लोग इसके डेटा कैटलॉग में सेटिंग्स में, अभी इसके पहले मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। ठीक है, तो पहले तो हमने डेटा कैटलॉग क्या है वो समझा है। कोई क्वेश्चन है उसमें? डेटा कैटलॉग क्या होता है? नो। नो, ओके, परफेक्ट। सो अभी ये डेटा कैटलॉग बाय डिफॉल्ट एक बना हुआ है। तो जब भी एडब्ल्यूएस अकाउंट बनता है किसी का भी, ओके, उस अकाउंट में एक ही डेटा कैटलॉग रहता है एक रीजन में। देखो, रीजन स्पेसिफिक है अगेन ब्लू सर्विस, तो ओहायो की अलग डेटा कैटलॉग रहेगा। ओके, तो हमने वो भी माइंडफुल रहना है, क्योंकि डीआर रिलेटेड जब भी हम बात करेंगे तो हमने ये भी देखना है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए वर्जीनिया अगर देखते हैं, इस हर एक अकाउंट का एक डेटा कैटलॉग। ओके, मल्टीपल डेटा कैटलॉग्स नहीं हो सकते। जैसे एक हडूप क्लस्टर में मल्टीपल हाइव मेटा स्टोर्स नहीं रख सकते, वैसे ही एक रीजन में एक अकाउंट में एक ही डेटा कैटलॉग रहेगा। ओके, अब जब डेटा कैटलॉग की बात आती है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा मेटा डेटा को एनक्रिप्ट करना चाहिए, विच इज अ गुड प्रैक्टिस। तो तुम एनक्रिप्ट करोगे इसको। अब एनक्रिप्शन इस तरीके से करोगे, जब अपन S3 देख रहे थे तो S3 में दो टाइप के एनक्रिप्शन थे, एक SSE और एक KMS। तो यहाँ पे AWS वालों ने अपने लिए पहले से एक KMS की बना रखी है। ओके, हर सर्विस के लिए एक एलियास बना के एक KMS की बना रखी है, अपन वो यूज कर सकते हैं। तुमको अगर वो यूज नहीं करना है, तुम खुद की बना लो, है ना। हमने की भी देखा था, एनक्रिप्शन भी देखा था पहले के वीडियोस में। ओके, अब ये जो एनक्रिप्शन की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी तुम मेटा डेटा सेव करने वाले हो कि अच्छा मैं ये डेटाबेस बनाऊंगा, इसमें ये टेबल है, वो सारा डेटा बैकएंड पे इस एनक्रिप्शन की से एनक्रिप्ट होने वाला है। ठीक है, अब तुम इस एनक्रिप्शन की पे डेलीगेट एक्सेस दे सकते हो किसी एक IAM रोल को। यानी अगर तुम सपोज दूसरा कोई जॉब चला रहे हो जिसको इस पे एक्सेस नहीं है, तो ये यहाँ से डेलीगेटेड एक्सेस दे के तुम दे सकते हो, या तो कोई दूसरा अकाउंट है या कहीं पे भी, तो तुम ऐसे एक्सेस दे सकते हो। आइडियली जरूरत नहीं है इस चीज की। विद इन अकाउंट अगर तुम चला रहे हो,
तुमको डेलीगेटेड एक्सेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी एनक्रिप्टेड कनेक्शन पासवर्ड, सो अगर कनेक्शंस भी है यहाँ पे, वो हम टच अपॉन करेंगे, ये कनेक्शंस टैब है। अगर उन कनेक्शंस को भी एनक्रिप्टेड वे में पासवर्ड को सेव करना है तो फिर से तुम यही ग्लू कैटलॉग का KMS की लगा लो एंड दैट्स इट। अब डेटा कैटलॉग, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एनक्रिप्शन का, ठीक है। लेकिन अब दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पॉलिसी का है। अभी अगर तुमको किसी को डेटा कैटलॉग पे एक्सेस नहीं देना है, ओके, तो तुम यहां से ब्लॉक भी कर सकते हो उस एक्सेस को, या तुम किसी एक्सटर्नल यूजर को एक्सेस अगर देना है, जैसे बहुत बार होता है मेरे पास एक अलग AWS अकाउंट है और दो अकाउंट्स है बेसिकली, तो अकाउंट ए में एक टेबल है, अकाउंट बी में एक यूजर है, उसको डेटा कैटलॉग रीड करना है। आइडियली डेटा कैटलॉग किसी को रीड नहीं करना रहता है, ओके, क्योंकि वो मेटा डेटा है। लेकिन अगर फिर भी कोई एक रिक्वायरमेंट है जहां पे तुमको डेटा कैटलॉग को एक्सेस देना है, तो तुम यहाँ पे दूसरे अकाउंट के यूजर का IAM रोल प्रिंसिपल लेके तुम एक्सेस दे सकते हो। और बहुत सारी चीजें कर सकते हो, अगर यूजर नहीं है और कोई दूसरे अकाउंट में सर्विस चल रही है AWS की, उसको भी एक्सेस दे सकते हो। तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आइडियली डेटा कैटलॉग के ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटीज हमेशा याद रखनी है कि एक ही डेटा कैटलॉग पर रीजन रहेगा, ठीक है, और एनक्रिप्टेड रहना चाहिए डेटा एट रेस्ट, ओके। अब आगे जाते हैं। अर्थात एक क्वेश्चन है इसमें, हाँ। जस्ट मतलब आंसर होगा। हम्म। तूने जैसे बोला कि दूसरे अकाउंट को, हम्म। बट अगर तूने परमिशन दे भी दी तो हम्म। बट आईपी जो है वो ओपन नहीं करने पड़ेंगे उसके लिए अलग से फिर? नहीं, आईपी एड्रेसेस का फंडा नेटवर्किंग में जब आएंगे तब देख, कैसा है, एक AWS अकाउंट में एक यूजर है। हमने देखा IAM में जब भी यूजर बनता है या रोल बनता है तो उसका एक ARN रहता है, हाँ। ठीक है? तो जब तुम उस ARN को एक्सेस देते हो तो तुमने कुछ ओपन नहीं करना पड़ता बाय डिफॉल्ट, ओके। लेकिन अगर बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया है तुम्हारे ये VPC में, क्या होता है जब अपन VPC में जाते हैं, ये नेटवर्क है तुम्हारा बेसिकली, ओके। यहाँ पे अभी VPC में अगर तुमने बहुत ही फाइन ग्रेन्ड एक्सेस दे रखा है जैसे, और वो एक्सेस कंट्रोल होता है नेटवर्क ACL से, अगर तुमने यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे एक, जब भी तुम तुम्हारे अकाउंट में जाओगे तो बहुत सारी एक बड़ी लिस्ट रहती है कि कौन से IP एड्रेसेस से अलाउड है, कौन से IP एड्रेसेस से नहीं अलाउड है, ओके। तो अगर तुमने फाइन ग्रेन्ड एक्सेस दे रखा है और स्पेसिफिकली उस अकाउंट को ब्लॉक करके रखा है, तो तुमको ओपन करना पड़ेगा, तब जाके तुमको एक IP एड्रेस को ओपन करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे ये है, तुम एक IP एड्रेस को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम ग्लू चला रहे हो सपोज, और या लैम्डा चला रहे हो, इट इज अ सर्वरलेस ऑपरेशन। सर्वरलेस ऑपरेशन होने के कारण IP एड्रेसेस पूरे ब्लॉक के होते हैं, राइट? यानी ये एक IP एड्रेस नहीं, सबनेट यहाँ पे सबनेट ब्लॉक होगा, रहेगा, सबनेट। ओके। तो पूरे सबनेट को एक्सेस देना पड़ेगा जिस सबनेट में तुम चला रहे हो, एंड देन वो सही हो जाएगा। फिर वो अलग एक क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो गया, जहां पे तुम्हारा IP ब्लॉक है। क्योंकि लेकिन मतलब बाय डिफॉल्ट, मतलब मेरे को यही पूछना था कि जैसे कि मतलब दूसरा अकाउंट, जैसे तेरी एक सर्विस, तेरा एक कैटलॉग है, हाँ। मुझे मेरे AWS से एक्सेस करना है, तो हाँ। तुम मेरा ARN लेके एक्सेस देगा यहाँ परमिशन में? हाँ, ओके। पहले तो मैं वो दूंगा, फिर तुम टेस्ट करोगे, तुम्हारा नहीं चल रहा है, तब जाके अपन फिगर आउट कर सकते हैं कि अच्छा नेटवर्क में ओपन करना है क्या, ओके, है ना? गॉट इट, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अब जाते हैं डेटाबेसेस पे, ठीक है। तो मेन फंक्शनलिटी डेटाबेस, ठीक है। अब ये डेटाबेस जो है तुम मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो बढ़िया से, ठीक है। लेकिन बहुत केसेस में क्या होता है, हम लोग यानी मैक्सिमम यूजेज ऑफ दिस डेटा कैटलॉग इज फॉर दिस फंक्शनलिटी क्रॉलर, ठीक है। लेकिन हम जाते हैं एक एक करके। डेटाबेसेस तो सिंपल है, डेटाबेस क्रिएट करना है यहां से कर लो। तुम लोग डेटाबेस बोटो 3 कमांड से भी कर सकते हो, AWS CLI से भी कर सकते हो, तो दैट फंक्शनलिटी इज स्टिल देयर, या क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स, तो वो सब तो है ही। लेकिन UI से तुम डायरेक्टली क्रिएट डेटाबेस करोगे या बन जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। फिर एक बार डेटाबेस बन गया तो टेबल भी बना सकते हो, ठीक है। टेबल का पूरा, जैसे अपन क्रिएट एक्सटर्नल टेबल स्टार समथिंग समथिंग लिखते हैं, राइट, कॉलम्स देते हैं, सब देते हैं, तो वो भी तुम यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट कर करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुमको वो सब कुछ, ओके, तो इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? यहाँ से क्रिएट डेटाबेस वगैरह हो जाएगा, तुम टेबल फॉर्मेट सिलेक्ट करोगे,
कि अच्छा मेरा टेबल का सोर्स है S3, यही अकाउंट में S3 है, यस, और डेटा फॉर्मेट देखो इतने सारे अलाउड है, एवरो, जेसन, एक्सएमएल, पार्के, एक्सेट्रा। एंड नया जो टेबल फॉर्मेट है आइसबर्ग, ये बहुत ही काफी यूज्ड फॉर्मेट है अभी रिसेंट टाइम्स में, एंड इट इज हाईली ऑप्टिमाइज्ड एंड परफॉर्मेंट। एंड एक जो मेजर इश्यू जो हडूप फाइल सिस्टम्स में था कि हम लोग अपसर्ट, अपडेट एंड इंसर्ट, ये जो ऑपरेशन है, बिकॉज द हडूप फाइल सिस्टम या S3 और ये सब ऑब्जेक्ट स्टोर्स है, फाइल्स है, तो अपडेट एंड इंसर्ट करना फाइल पे थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, डुएबल है, डिफिकल्ट है। तो उस चीज को एक, वो एक प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है अलोंग विथ मेनी अदर परफॉर्मेंस रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशंस। ओके, सो आइसबर्ग जो है शायद नेटफ्लिक्स ने बनाया, एंड वो टेबल फॉर्मेट आजकल बहुत यूज हो रहा है। ओके, एंड इससे रिलेटेड मुझको ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ सब्सिक्वेंट क्लासेस में अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं पढ़ के सीख के कर लूंगा ये, ठीक है। लेकिन हाँ, आजकल आइसबर्ग इज ऑल्सो अ फॉर्मेट, तो तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आइसबर्ग एक फॉर्मेट है जो कि हाईली यूज्ड है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली आइसबर्ग यूज करके ऐसे ट्रांजेक्शन या अपसेट हो जाएगा? होता है शायद, वो मैंने पढ़ा था उसका, हाँ अ, होता होता है। इसके लिए तो हुडी यूज करना पड़ता ना, हडूप अपडेट डिलीट इंसर्ट। नहीं नहीं नहीं, वो क्वेरी बेस्ड ही ऑप्टिमाइज्ड है कि तुम इंसर्ट लिखोगे और अंडरलाइंग आइसबर्ग है, तो वो अपडेट्स भी करता है प्लस लीनिएज भी ट्रैक करता है कि तुम्हारा क्या क्या चेंज हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज मोर पावरफुल और बहुत ही क्विक है। तो ये मैंने सिर्फ वीडियोस और ये उसमें ब्लॉग पोस्ट में पढ़ा था, लेकिन मुझको ज्यादा आइडिया नहीं है नितेश। अच्छा, मतलब डेल्टा लेक या हडूई या कुछ भी यूज ना करके डायरेक्टली हो जाएगा ऐसा? हाँ मतलब हाँ, ऐसा बोला है? हाँ हाँ, कर सकते हो, लेकिन वो ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी कोई ऐसे कमेंट नहीं दूंगा जैसे अ, हो जाएगा, लेकिन कर सकते हो, बहुत लोग यूज कर रहे हैं तो होता ही होगा। ठीक है, ये उसके भी ड्रॉबैक्स होंगे कुछ, लेकिन हाँ, वो जब हम करेंगे तब पता चलेगा हैंड्स ऑन। ओके, सो टेबल फॉर्मेट यहां से बना सकते हो, S3 पाथ दे दोगे, वो खुद से ब्राउज करेगा एंड दैट्स इट। क्यों? अब S3 पाथ क्यों? क्योंकि तुम वो खुद से रीड करेगा उसको, ठीक है। एक पाथ दे दोगे कि यहाँ पे फाइल्स पड़ी है मेरी, ठीक है, फिर नेक्स्ट करोगे इधर, अरे यार ये दे देता हूं मैं कुछ, ठीक है। पूरा बकेट दे दिया, गलत है वैसे तो, लेकिन ठीक है। ओके, अब फिर तुम जैसे अपन कॉलम लेवल डेफिनेशन देते हैं, राइट, कि ठीक है, कॉलम 1 क्या रहेगा, मेरा नेम रहेगा या जो भी रहेगा, ठीक है, फिर वो सिलेक्ट कर लो इन सब डेटा टाइप्स में से, एंड दैट्स इट। तो ऐसे करते हुए लिस्ट करते जाओ, ये ठीक है, यानी इट्स नॉट अ बेस्ट अप्रोच बट इट इज देयर, क्योंकि सबसे पहले टेस्टिंग तो UI से ही होती है। तो तुम लोग यहाँ से कर सकते हो, UI से क्रिएट, और फिर पार्टीशंस है, अगर तुम्हारा अगर डेटा लॉजिकली सेग्रीगेटेड है, अच्छे से पार्टीशनड है, तो तुम पार्टीशंस भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, वैसे ही सेम जैसे आपने कॉलम डिफाइन किया वैसे ही। फिर नेक्स्ट करेंगे एंड दैट्स इट, ये रिव्यू एंड क्रिएट पे आ गया। लास्ट स्टेप, क्रिएट करोगे, ये टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये एक ओके इस तरीका है, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है क्रॉलर यूज करना, ऐड टेबल्स यूजिंग क्रॉलर, ठीक है। क्रॉलर क्या है, अभी क्रॉलर पे डाइव इन करते हैं। क्रॉलर एक फंक्शनलिटी है जो AWS ग्लू ने बनाई है, जिससे आप उसको पाथ दे दो, कोई भी S3 का या जो भी पाथ आपको कनेक्ट करके रीड करना है, ठीक है, तो वो पाथ पे जितनी भी फाइल्स है उसके बेसिस पे वो टेबल डेफिनेशन बना देता है खुद से आपके लिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, ये जो मैंने स्टेप्स बताया, टेबल में जाके हर एक कॉलम ऐड करो, डेटा टाइप सिलेक्ट करो, कुछ नहीं, वो खुद से डेटा रीड करेगा और इन्फर करेगा और टेबल क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो बेस्ट पॉसिबल यूज केस इज क्रॉलर, एंड ग्लू सर्विस मैक्सिमम टाइम ETL जॉब से ज्यादा भी क्रॉलर के लिए यूज होती है, ठीक है, क्योंकि ETL जॉब में तो पैसा लगता है आपको, क्रॉलर में भी लगता है, लेकिन इट इज मिनिमल एज कंपेयर टू ETL जॉब, वो थोड़ा कम है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्रॉलर पे फोकस करते हैं, क्रॉलर बहुत ही हाईली यूज्ड है, ठीक है। अभी अगर हम जाते हैं S3 पे, एक एग्जांपल लेते हैं,
S3 अपना जो बकेट है, ओके, इसमें इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, एक और चीज, हम जैसे S3 पे है, हमने लास्ट टाइम जॉब बनाया था ETL का, और उसकी जो जॉब डेफिनेशन थी वो जॉब तो उड़ गया, लेकिन तुम लोग फिर भी उस जॉब डेफिनेशन को रेफर कर सकते हो अगर ये पाथ तुमने सेव करके रखा है तो। ये देखो, ये स्क्रिप्ट चलाया था अपन। तो ये भी ध्यान रखना है कि जॉब उड़ जाए तो तुम्हारा अंडरलाइंग स्क्रिप्ट नहीं उड़ता है। ओके, तो कभी अगर तुमने गलती से जॉब डिलीट कर दिया, ठीक है, तो भी तुम उसकी स्क्रिप्ट, अगर ये पाथ एग्जिस्ट करता है तो तुम देख पाओगे। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लू जॉब का जो भी स्क्रिप्ट रहता है वो बैकएंड पे S3 पे सेव होता है, तुम जिस पाथ में बोलते हो उस पाथ में। ठीक है, देखो जैसे अभी ये वाली स्क्रिप्ट भी सेव हुई जो हमने अभी बनाई थी फालतू वाली। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, तो यहां से भी रिट्रीव कर सकते हो, एंड देन तुम्हारे गिटहब या बिट बकेट या कहीं पे भी तुम उसको यूज कर सकते हो। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन, एक ध्यान रखना है कि बैकअप रहता है स्क्रिप्ट का। अभी अपन बकेट में जाते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं, क्रॉलर, एंड इस क्रॉलर फोल्डर में एक CSV फाइल ड्रॉप करते हैं। ठीक है, CSV, और फिर उस CSV फाइल, एक मिनट, हाँ, ये ड्रॉप कर दी मैंने। ठीक है, अभी इस CSV फाइल में क्या है देखना है अगर, तो हमने देखा था S3 में फॉन्ट बढ़ाओ क्या थोड़ा। ओके, S3 में देखा था S3 सिलेक्ट करके एक ऑप्शन रहता है, बहुत ही यूजफुल है क्विक व्यू करने के लिए। रन किया क्वेरी, ये डेटा है उसमें। ठीक है, डिपार्टमेंट, कैटेगरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये डेटा है उसमें। अभी अपन जाएंगे और ये फाइल सिलेक्ट करेंगे वहां से क्रॉलर में, तो हम पहले एक क्रॉलर बनाते हैं। ठीक है, अब क्या क्या लगता है, डेफिनेशन दे दोगे कुछ तो भी। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दे नहीं रहा हूं लेकिन देना चाहिए। ओके, अभी इज योर डेटा ऑलरेडी मैप टू ग्लू टेबल्स, अभी एक भी टेबल है नहीं यहाँ पे, तो नो। डेटा सोर्सेस, अब इसने डेटा कहाँ कहाँ से लेना है। ठीक है, अभी कोई डेटा सोर्स है नहीं, लेकिन आप लोग इतने डेटा सोर्सेस में से ले सकते हो। ठीक है, बहुत यूजफुल है कि आप लोग इतने सारे डेटा सोर्सेस में से टेबल्स क्रॉल करके ला सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड S3 अभी के लिए अपना दूसरे अकाउंट का भी टेबल्स S3 क्रॉल कर सकते हो। ओके, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। ठीक है, और ये नेटवर्क कनेक्शन, तो जैसे अगर तुम कोई दूसरे अकाउंट में जाना चाहते हो और फिर तुमको कोई नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, तो तुमने यहाँ से कनेक्शन बनाना है, या कोई डेटाबेस है एक्सटर्नल, जैसे JDBC ऑप्शन था यहाँ पे JDBC ऑप्शन था, तो तुमको कनेक्शन बताना पड़ेगा, इसको खुद से थोड़ी पता चलेगा, राइट। तो तब जाके जो कनेक्शन टैब देखा था हमने यहाँ पे, वो काम आता है, वहां पे जाके हम कनेक्शन बनाएंगे, एंड देन वो कनेक्शन को यहाँ रीड करेंगे। तुम यहाँ से भी बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आ गया, कौन से टाइप का कनेक्शन बनाना है, बहुत सारे ऑप्शन है, रेडशिफ्ट, डॉक्यूमेंट DB, RDS, स्नोफ्लेक्स, सब सब टाइप के कनेक्शन यहाँ पे बनाओ। तुमको SSL कनेक्शन करना है तो करो, डिस्क्रिप्शन लिखो, और बेसिक ड्राइवर्स लगेंगे अगर अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्राइवर्स सभी टूल्स के वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं। ठीक है, वो ड्राइवर आप डाउनलोड करके S3 पे डालोगे। ओके, और उस ड्राइवर का पाथ भी डाल दोगे यहाँ पे। ओके, एंड देन URL, ID, पासवर्ड सीक्रेट्स में स्टोर करना बेस्ट ऑप्शन है आइडियली, यूजर नेम पासवर्ड यहाँ डालने से अच्छा है। एंड दैट्स इट। और अगर नेटवर्क रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कोई दूसरा VPC है या सबनेट है या जो भी है सिक्योरिटी ग्रुप है, तो वो तुम डाल दो, और दैट्स इट, क्रिएट कनेक्शन, कनेक्शन क्रिएट हो गया। फिर तुम यहाँ जाओगे, वो कनेक्शन सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिंपल है। ओके, एंड अभी के लिए S3 के लिए कनेक्शन नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, क्योंकि अपन वही अकाउंट में। ओके, देन अभी यहाँ पे जाएंगे, ये पेस्ट कर देंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे जाएंगे, क्रॉलर, CSV। ओके, अरे
ठीक है। अभी क्रॉल ऑल सब फोल्डर्स, बहुत बार क्या होता है, तुम्हारे पास एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल टेबल्स वाला डेटा होता है। जैसे अगर मैंने पार्केट फाइल भी डाली रहती क्रॉलर फोल्डर के अंदर, तो दो टेबल्स हो गए ना, एक सीएसवी अलग हो गया, पार्के अलग हो गया, तो उसको भी ये हैंडल करता है, ठीक है। तो और बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है। फिर नए सब फोल्डर्स ही क्रॉल करने हैं क्या, यस और नो। इवेंट बेस्ड क्रॉलिंग करनी है, यस और नो, ठीक है। और फिर सिर्फ कुछ ही सबसेट ऑफ फाइल्स करनी है, अगर तुमको लिस्ट ऑफ फाइल्स करनी है तो वो लिस्ट डाल दो यहाँ पे, ओके। सारी फाइल्स नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल एक फोल्डर में मिलियंस ऑफ फाइल्स, अब मिलियंस ऑफ फाइल्स क्रॉल करने में टाइम भी लगेगा, राइट। तो डाल दो कितने सैंपल फाइल्स, ओके। और फिर तुमको कोई, अगर बहुत बार होता है अपने स्पार्क जॉब में, बहुत बार अननेसेसरी फाइल्स भी बनती है, डॉलर फोल्डर बनता है, .ds_store, ये 0 बाइट्स फाइल है। और बहुत बार ऐसा भी होता है किसी ने एक ही फोल्डर में दो टाइप के एक्सटेंशन वाली फाइल डाल दी, कि एक पार्के है और एक सीएसवी है, दोनों है। तो अब ऐसे केस में क्रॉलर इतना भी स्मार्ट नहीं है कि सिर्फ पार्के और सीएसवी दोनों रीड करके वो डेडिकेटेडली निकाल ले, ठीक है। तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये इग्नोर कर। तो यहाँ पे आप रेगेक्स लिख सकते हो कि ये पैटर्न इग्नोर करो, यानी सीएसवी इग्नोर कर दो, या पार्के फाइल को इग्नोर कर दो, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप मल्टीपल पैटर्न्स डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेम बेस्ड पैटर्न्स भी डाल सकते हो, एक्सटेंशन बेस्ड पैटर्न्स, कुछ भी। तो यहाँ पे खुली छूट है, कुछ भी करो, ठीक है। अभी ये रिमूव कर देते हैं, ऐड एज एन डेटा सोर्स। अब ये मैंने ऐड कर दिया। कस्टम क्लासिफायर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बहुत बार क्या होता है ना, ग्लू, ये क्रॉलर जो है ये ट्राई करता है, इट गिव्स अ बेस्ट ट्राई कि मैं पूरे कॉलम्स और उनके डेटा टाइप्स अच्छे से निकाल लूं। बहुत बार क्या होता है ना, क्योंकि ये ऑटोमेटेड है और बहुत सारे फंक्शनैलिटीज और सिनेरियोस कवर नहीं हो सकते रियल लाइफ सिनेरियो में, तो कुछ कुछ कॉलम्स के डेटा टाइप्स ना आपको लगेगा कि यार ये तो डबल होना चाहिए, लेकिन ये साला स्ट्रिंग क्यों ले रहा है ना, ऐसे टाइप का सिचुएशन आ जाता है। तभी बहुत बार देखोगे जब आप हैंड्स ऑन करोगे और एक्चुअल लाइफ सिचुएशन फेस करोगे, तब जाके ये कस्टम क्लासिफायर्स बहुत काम आते हैं। कस्टम क्लासिफायर्स क्या है, आप लोग एक पर्टिकुलर कॉलम को एक पर्टिकुलर डेटा टाइप स्पेशली असाइन कर सकते हो, ताकि जब भी वो उस डेटा टाइप या कॉलम को रीड करेगा, तो वो बोलेगा अच्छा नहीं, ये इसका पैटर्न तो यही है, इसको मैंने स्ट्रिंग ही लेना है, ऐसा। तो यहाँ पे क्वालिफायर का नेम दे दो, तुम्हारा डेटा टाइप अगर सीएसवी है वो दे दो, सरडे सिलेक्ट कर दो। सरडे इज योर यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो सीएसवी रीड करने के लिए दो टाइप के फंक्शंस दिए, लेजी और ओपन। तो जो भी तुम यूज कर रहे हो सरडे, वो यूज कर लो। कॉलम डिलिमिटर जो भी है आपका फाइल का, क्योंकि सीएसवी इज नथिंग बट टेक्स्ट फाइल बट डिलिमिटेड विद कॉमा, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, टैब डिलिमिटेड हो सकता है, कुछ भी डिलिमिटर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप पैटर्न्स डाल दोगे, कस्टम डेटा टाइप्स कॉमा सेपरेटेड, कि ये अलाउ फाइल्स विद सिंगल कॉलम, यानी ये भी अलाउ कर सकते हो, अगर एक ही कॉलम है फाइल में तो वो भी कर सकते हो। और फिर वो उस कॉलम के लिए ये डेटा टाइप अलाउ करेगा, कि जैसे अगर मैंने नेम लिखा है, ये कॉली क्लासिफायर का नेम, और फिर यहाँ पे डेटा टाइप्स दी स्ट्रिंग, डबल, लॉन्ग वगैरह जो भी दे दिया, तो वो कर लेगा इसमें से। और अगर तुमको लिस्ट चाहिए कौन से डेटा टाइप सपोर्टेड है, तो यहाँ इन्फो पे क्लिक करना है, और यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ पे डिटेल्स है, सरडेज क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ये है, ये, ओके। तो ये सब तुम यहाँ पे डाल दोगे, क्रिएट करोगे, दैट्स इट। अब फिर क्या करना है, यहाँ आना है, वो क्लासीफायर ऐड कर देना है, मल्टीपल क्लासीफायर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली एक एक कॉलम का एक एक क्लासीफायर बना के डालो, लेकिन पेनफुल है, आई नो पेनफुल है, लेकिन ठीक है, कर सकते हो, ऑप्शनल है। अब नेक्स्ट, आई एम रोल, ऑब्वियसली ग्लू को बताना पड़ेगा कि ग्लू इस क्रॉलर को S3 का एक्सेस देना पड़ेगा। तो हमने स्टार्टिंग से देखा है कि हर एक सर्विस को इंडिविजुअल लेवल पे एक्सेस देना पड़ता है, खुद से कुछ नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे अपन को एक रोल बनाना पड़ेगा, अपन बना देते हैं फर्स्ट क्रॉल, ठीक है। बट जो एग्जिस्टिंग रोल है वो नहीं यूज कर सकते क्या अपन? कर सकते हो, कर सकते हो, ये है ना, एग्जिस्टिंग है, ठीक है। लेकिन बताने के लिए कि फर्स्ट क्रॉल एग्जिस्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है। लेक फॉर्मेशन, ये बाद में देखते हैं। लेक फॉर्मेशन इज एन अनदर गुड कंसेप्ट फॉर यूनिफाइंग, यानी तुमको अगर एक्सेस रिलेटेड एक जगह से मैनेज करना है ना, तो लेक फॉर्मेशन है एक सर्विस,
जो Amazon ने बनाई है। बहुत सारे पेन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लेक फॉर्मेशन बनाया, एंड मॉडर्न वर्ल्ड में लेक फॉर्मेशन इज वेरी मच यूटिलाइज्ड। ओके, तो सारे कंपनीज में जहां पे AWS है वहां पे लेक फॉर्मेशन तो दिखेगा ही। ओके, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, लेकिन पहले अपन को ये कंसेप्ट समझना जरूरी है ग्लू का और सिक्योरिटी यहाँ कॉन्फ़िगरेशन। पे लेग फॉर्मेशन का क्या सेटअप है? कौन सा? यहाँ पे यूज लेग फॉर्मेशन क्रेडेंशियल फॉर क्रॉलिंग, लेग फॉर्मेशन में कौन सा क्रेडेंशियल है? क्यों लेक फॉर्मेशन में तो देते हो ना क्रेडेंशियल्स। लेग फॉर्मेशन अगर आपने में तो इस पाथ का, नहीं नहीं नहीं, एक S3 पाथ पे लेक फॉर्मेशन में आपने वो S3 पाथ को, लोकेशन को रजिस्टर किया है, एंड देन हाँ, आप डेटा फॉर्मेशन लोकेशन यूजर, है। हाँ, लेक फॉर्मेशन यूजर्स को IAM रोल्स के थ्रू उस S3 पाथ लोकेशन पे एक्सेस दिया है, तो ये सब नहीं देखेगा। वो डायरेक्टली लेक फॉर्मेशन पे जाएगा, कौन से यूजर को एक्सेस है, अगर वो यूजर इस IAM रोल को उस यूजर पे एक्सेस है तो ले लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ओके, तो वैसे वो गवर्नड है, ठीक है। अच्छा। लेकिन वो देखते हैं, वो कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो देखते हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन यहां से सेट होती है, कहाँ गया ये? ओके, मैं इस पे अलग से क्लिक करता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक भी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन मैंने दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जॉब स्पेसिफिक सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। तो जैसे अगर मैंने ये क्रॉलर का एक सपोज कुछ तो भी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो क्रॉलर क्या करेगा, डेटा एट रेस्ट अगर है तुम्हारा और KMS की से एनक्रिप्टेड है, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये KMS की यूज करना है तूने, ओके, एनक्रिप्शन के लिए। एंड देन एडवांस सेटिंग, ये जॉब बुकमार्क जो है वो ETL जॉब का फंक्शनैलिटी है, कि तुम अगर जॉब कहीं पे फेल होता है या माइलस्टोन्स पे तुम जॉब को बुकमार्क कर सकते हो। जैसे अगर एक ETL जॉब लिखा है मैंने, और उस ETL जॉब में मैंने बीच में बुक मार्किंग का ऑप्शन दिया है, तो जहां पे मेरा एक फेज, अगर 3 फंक्शन चला रहा हूं मैं, और एक फंक्शन के बाद मैंने बुक मार्क कर देना है, ताकि अगर वो उसके बाद दूसरे और तीसरे में फेल हो जॉब, तो वो फर्स्ट स्टेप से रिज्यूम करे। ओके, तो उसको बुक मार्किंग कहते हैं। तो वो अगर एनेबल्ड है तुम्हारे ग्लू जॉब में, ठीक है, अगर मैं एनेबल करता हूं, तो ये हम जॉब के अंदर बुक मार्क स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही यूजफुल फंक्शनैलिटी है। जब बड़े जॉब्स होते हैं, मल्टीपल स्टेजेस पार कर करके तुम वो जॉब को रन कर रहे हो, तो बुक मार्किंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम उतना टाइम बचा लो। सपोज 3 घंटे का जॉब है, 3 फंक्शन रन करे हो, हर फंक्शन 1 घंटा रन होने वाला है। अगर वो तीसरे फंक्शन पे फेल हुआ तो तुमको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा जॉब। लेकिन अगर वैसा नहीं करना है, तो तुम दूसरे फंक्शन के बाद, फर्स्ट फंक्शन के बाद बुक मार्किंग करो, तो क्या होगा, वो वहां से रिज्यूम करेगा जब भी रीस्टार्ट करोगे। ओके, तो ये लेकिन कॉम्प्लेक्स है, इसको सेटअप करने के भी तरीके हैं जो तुमको यहां से मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, वो बात की बात है। ओके, तो ये सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में बुकमार्क रिलेटेड एनक्रिप्शन, क्योंकि बुकमार्क क्या है, जैसे हाइबरनेट कर रहे हैं या स्लीप कर रहे हैं, तो वो स्टेट को वो सेव कर रहा है बैकएंड पे, तो वो जो स्टेट है उसको भी एनक्रिप्टेड वे में सेव करना है। ओके, फिर आपके क्लाउड वॉच लॉग को किस एनक्रिप्शन की से सेव करना है, तो ये सब चीजें आप सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन करते हो, ठीक है। अपन नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये नन। नेक्स्ट, अभी डेटाबेस तो है ही नहीं टारगेट में, तो क्रिएट करेंगे अपन, ठीक है। क्रिएट करेंगे कैसे, न्यू DB, और लोकेशन ऑप्शनल है, दो दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, कुछ तो भी डिस्क्रिप्शन, क्रिएट, ठीक है। अभी ये क्रिएट हो गया है, हम वापस जाएंगे, रिफ्रेश बटन है ये, रिफ्रेश करेंगे वो डेटाबेस दिखने लग जाएगा, ठीक है, डन। अब टेबल का प्रीफिक्स, तो AWS क्या करता है, ये क्रॉलर बाय डिफॉल्ट आपका ये जो फाइल जो है ना, ये नेम से वो टेबल बनाएगा, ठीक है। या अगर तुमने यहां तक दिया है CSV तक, तो इस नेम से टेबल बनाएगा। तो बहुत बार क्या होता है, इस फोल्डर के अंदर अगर CSV नाम के, या ना सिमिलर CSV1, CSV2, CSV3 वैसे टाइप के कुछ है, तो तुम प्रीफिक्स एक यूजुअल अच्छे से बना सकते हो। जैसे अगर मुझको पता है कि पहला टेबल डिपार्टमेंट का है, तो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डाल दूंगा, तो ये टेबल नेम में प्रीफिक्स लगा देगा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। ओके,
और मैक्सिमम टेबल थ्रेशोल्ड, दिस फील्ड सेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स द क्रॉलर इज अलाउड टू जनरेट, यानी कितने टेबल बनाने। अगर इस S3 पाथ पे अगर मैंने 10 फोल्डर्स बता दिए और मैंने मुझको अगर 2 ही टेबल जनरेट करने उनमें से, तो मैं बता दूंगा उसको कि 2 टेबल। फिर कैसे बताऊंगा कि बाकी टेबल्स नहीं करने, एक्सक्लूड पैटर्न्स, जो हमने इसके पहले देखा था कि एक्सक्लूड पैटर्न्स करके था, राइट। तो उसमें मैं बता दूंगा कि ये सब टेबल्स एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। फिर एडवांस सेटिंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब डिटेल में समझना हो तो, ओके। अभी एडवांस सेटिंग में जहाँ क्रिएट, तक उसके पहले एक चीज है, हाँ ये मैक्सिमम टेबल अगर मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो वो हर फाइल के लिए एक कुछ करेगा क्या फिर? हाँ, क्योंकि अभी तुमने फाइल सिलेक्ट की है डायरेक्टली, तो वो एक फाइल का एक ही टेबल बनाएगा। लेकिन तुमने अगर पाथ सिलेक्ट किया रहता यहाँ पे, ये CSV, और यहाँ पे कंसिडर कर 100 फाइल्स, है ना। तो वो 100 फाइल्स के लिए ट्राई किया रहता कि अगर कहीं पे स्कीमा मिसमैच है पूरा, है ना, मिसमैच इन द सेंस पूरा कॉलम ही डिफरेंट है। जैसे एक फाइल में नेम एज है, दूसरे फाइल में लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ है, तो अभी वो 2 टेबल बनाएगा, ओके। लेकिन अगर तुम्हारा नेम, फोन नेम और एज एक फाइल में है और दूसरे फाइल में नेम, एज और ये क्या कहते हैं फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सब आता है, तो वो एक ही टेबल में वो ऐड करने की कोशिश करेगा, वैसा है। तो वो मल्टीपल टेबल्स ना बना दे, इसलिए वो मैक्सिमम लिमिट देते हैं। तुमको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है, ये क्यों काम का है, जब पार्केट फाइल्स या कोई एक, मैं एक सिनेरियो देता हूँ जहां पे मैंने ये फेस किया था। एक फोल्डर में मल्टीपल पाकेट फाइल्स डाली थी मैंने, सबके स्कीमा अलग थे, और वो पाकेट फाइल्स के नेम पे और हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स थी, तो वो हंड्रेड्स ऑफ टेबल्स बना रहा था, ठीक है। तब जब मैंने क्रॉलर रन किया, मैंने उसको चलने दिया, तो वो चला 1 घंटा, ठीक है। क्रॉलर चला 1 घंटा, उतना बिलिंग तो गया मेरा, लेकिन उसके बाद उसने हर फाइल का एक टेबल बनाया जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो तब मुझको ध्यान आया कि यार ये यहाँ पे मैंने अगर 2 दे दिए रहते या 10 दे दिए रहते, तो वो पूरे थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स का नहीं बनाया रहता टेबल। फिर मुझको मैन्युअली जाके डिलीट भी करने पड़े टेबल्स, क्योंकि वो अननेसेसरी टेबल्स थे। बट तेरा वैसे स्कीमा तो तो मिसमैच है, तो उसको तो एक्चुअल बनाने चाहिए थे उतने नहीं, टेबल। पार्केट में वैसा नहीं होना चाहिए। पार्केट में उसने पाके कॉलम कॉलमनर स्कीमा है ना, तो वो नए कॉलम्स को ऑटोमेटिकली एक ही टेबल में ऐड करते जाना चाहिए। तो दूसरे जो कॉलम्स है उसके लिए नल्स देना चाहिए और नए कॉलम्स ऑटोमेटिकली ऐड होने चाहिए, लेकिन उसमें कुछ इश्यू था पार्केट फाइल्स में। तो ये तब हेल्प करता है जब तुमको ज्यादा टेबल्स नहीं बनाने और टेस्ट कर लेना है तुमको कि भाई तुम सही जा रहे हो क्या, अननेसेसरीली टेबल्स नहीं बनाना, ओके। ये मेरा प्रैक्टिकल सिनेरियो था, लेकिन ये इसको और तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर सोचा जाए तो सही से यूज कर सकते हो इसको, ओके। अभी स्कीमा ग्रुपिंग, क्रिएट अ सिंगल स्कीमा फॉर ईच S3 पाथ। अगर ये तुमने सिलेक्ट किया तो एक S3 पाथ अगर दिया तुमने, CSV दिया अगर, यहां तक ही दिया अगर, तो एक ही टेबल बनाएगा वो। लेकिन अगर ये नहीं दिया और अगर स्कीमा मिसमैचेस है, तो बनाते जाएगा, ठीक है। एंड ये ऐसा था बाय डिफॉल्ट, ठीक है। टेबल लेवल, ओके। अभी क्या होता है, इसके आगे पार्टीशंस आते हैं, ईयर इक्वल्स स्लैश, मंथ इक्वल्स स्लैश, डे इक्वल्स स्लैश। और अगर किसी ने सिर्फ क्रॉलर तक ही दिया है, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई पाथ के बाद इतने लेवल जाना है तूने, तो पाथ के बाद CSV एक लेवल हुआ, ओके। फिर CSV के अंदर अगर कुछ और एक फोल्डर है, वो लेवल दूसरा हुआ। उस लेवल के बाद तूने क्रॉल करना है, समझ रहे हो। तो लेवल का मीनिंग वो है। तो तुमने अगर यहाँ पे जैसे देखा जाए, तो यहाँ पे तो हम फाइल ही दिए, तो हमको लेवल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट वही लेवल लेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे केसेस है जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेमिंग होता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, कोई ऑटोमेशन जब रन होते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो जो इंजीनियरिंग टीम है वो एनफोर्स कर देती है कि भाई तुम लोग ना ये लेवल तक बनाओगे टेबल का नेम, एंड देन उसके बाद तुम डेटा ड्रॉप करोगे, ताकि ऑटोमेटेड प्रोसेसेस को हमेशा पता रहे कि मैंने 4 लेवल तक जाके डेटा रीड करना है। तो उस केस में तुम एक प्लेटफॉर्म पूरे AWS लेवल पे एक कोड लिख के सबको एनेबल कर सकते हो कि भाई ठीक है, तुमको क्रॉलर यूज करना है, ये क्रॉलर
4 लेवल तक जाके डेटा रीड करेगा, तो दैट्स इट। तो सब फॉलो करेंगे और स्टैंडर्ड्स मेंटेन होंगे। बहुत बार क्या होता है, डोमेन होता है, या कैटेगराइजेशन होता है डेटा का, फिर सब कैटेगराइजेशन होता है, या सब डोमेन्स होते हैं। तो वो आर्किटेक्चर या डेटा गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको एनफोर्स करना है, तो प्लेटफॉर्म लेवल पे एनफोर्स करना इज द बेस्ट पार्ट। ओके, और बहुत सारी कंपनीज में ये होता है, तब तुमको ये लेवल्स काम आते हैं। ओके, फिर व्हेन द क्रॉलर डिटेक्ट स्कीमा चेंजेस, हाँ स्कीमा चेंजेस दिखता है तो क्या करना है, अपडेट द टेबल डेफिनेशन, इग्नोर करना है, ऐड न्यू कॉलम्स ओनली, अपडेट ऑल न्यू एंड एग्जिस्टिंग पार्टीशंस। तो जो ऑलरेडी क्रॉल्ड है और ऑलरेडी डेटा जिसका हो गया है, उसको भी अपडेट करके इसमें लाना है कि नहीं लाना है, वो डिसाइड करना है। ठीक है, फिर हाउ शुड एडब्ल्यूएस ग्लू हैंडल डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स, अगर तुमने एक फाइल उड़ा दी तो क्या करना चाहिए उसे। तो डिलीट टेबल्स एंड पार्टीशंस, इग्नोर, ये जो भी है तुम सिलेक्ट करो तुम्हारे यूज केस के हिसाब से। क्रिएट पार्टीशंस इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली, हाँ तो पार्टीशन ऑटोमेटिक क्रिएट करो, तुमको मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ग्लू क्रॉलर में फंक्शनैलिटी है तो एनेबल करो उसको। अब इस क्रॉलर को कितने शेड्यूल पे चलाना है, अभी के लिए तो ऑन डिमांड, लेकिन बहुत बार क्या होता है, तुम्हारा ईटीएल प्रोसेस जब प्रॉड में जाता है तो यू आर शेड्यूलिंग इट, वो रन करेगा रोज, एंड रोज एक नया पार्टीशन बनाएगा फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब जब नया पार्टीशन बना रहा है तो तुमको दो तरीके, मैन्युअली तुम ऐड पार्टीशन जो कमांड होती है यूजुअल डेटाबेसेस में वो चला लो, तो वो पार्टीशन ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको वैसा नहीं करना है, एंड देन दूसरा एक सिनेरियो उसमें ये भी है कि कॉलम्स भी चेंज हो सकते हैं, स्कीमा भी चेंज हो सकता है, ऐसे भी तरीके होते हैं, तो तब तुम इसको एनेबल कर दो, स्क्रॉलर को भी शेड्यूल कर दो, यानी तुम्हारा ईटीएल जॉब चलेगा, उसके जॉब चलने के बाद तुम्हारा ये क्रॉलर चला दो। ठीक है, तो क्या होगा, वो सब कुछ रीड करेगा और फिर से सेट कर देगा सही से। ओके, पार्टीशंस भी ऐड कर देगा, सब कुछ कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए ये यूज होता है, इसको भी शेड्यूल करते हैं, जब भी ईटीएल प्रोसेस शेड्यूल करते हैं तब इसको भी करते हैं। जरूरी नहीं है ये यूज करना शेड्यूल्ड बेसिस पे। अगर तुम्हारा डेटा टाइप स्टैटिक है और सब कुछ सेम आने वाला है और यू आर श्योर योर पाइपलाइन इज गोइंग टू हैंडल इट, डोंट यूज दिस, क्योंकि ये फिर कॉस्टली एक है फंक्शनैलिटी, क्योंकि हर क्रॉलर पे डीपीयू ओवर्स जाएंगे, तो वो नहीं करना है। लेकिन जैसे बहुत बार होता है, क्लिक्स का डेटा आता है, या तो कोई एक स्ट्रीमिंग डेटा आता है जहां पे नए कॉलम्स ऐड हो रहे हैं, नए डेटा टाइप्स आ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को वो कीप अप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तब ये यूज कर लो क्रॉलर, तो वो नए कॉलम्स को ऐड भी करते जाएगा खुद से, तुमको नहीं सोचना। ठीक है, बट सार्थक एक क्वेश्चन आया हम्म। तो ये crawlers are not directly used in my ETL job? नहीं नहीं, डायरेक्टली यूज नहीं करता। क्रॉलर का फंक्शनैलिटी ये है कि वो डेटा कैटलॉग में तुमको एनेबल करके देता है डेटाबेसेस, टेबल्स और उसके स्कीमास। ओके, तुमको मैन्युअली ना करना पड़े, ये उसका प्राइम फंक्शनैलिटी है क्रॉलर का। ओके, क्रॉलर ईटीएल नहीं रन कर रहा, क्रॉलर सिर्फ डेटा कैटलॉग अपडेट कर रहा हाँ, है। तो नहीं इसमें मेरा क्वेश्चन क्या था कि अभी जैसे अपन ने नेम नोड और उसकी बात की थी, हाँ, मतलब जब तक अगर ग्लू को मैं कंसिडर करूं, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट वन ऑन वन, कंसिडर हडूप का प्रोसेसिंग, तो उसको तो वो चाहिए रहेगा ना सब कुछ, कि मेरा डेटा कैटलॉग तो चाहिए रहेगा ना हमको जॉब रन करने के लिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो चाहिए ही रहेगा, क्रॉलर को भी चाहिए रहेगा। लेकिन क्रॉलर क्या करेगा, क्रॉलर अगर नई चीजें ऐड हो रही है तुम्हारे सोर्स में, डेटा का सोर्स S3 पे, तो क्रॉलर बोलेगा कि ठीक है तुम नई चीजें ऐड कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे बिहाफ पे डेटा कैटलॉग अपडेट करते रहूंगा, तुमको नहीं दिमाग लगाना है, मैं करूंगा वो। नहीं तो आइडियल सिनेरियो में जब तुम क्रॉलर यूज नहीं कर रहे, अगर तूने एक नया कॉलम डाल दिया फाइल में, यहाँ पे फाइल में, है ना, एंड देन ये डेटा कैटलॉग अपडेट ही नहीं किया, तो भसक जाएगा ना। तो जॉब, मेरा जॉब फेल हो जाएगा किसी। नेक्स्ट टाइम जॉब भी फेल हो जाएगा, और जो भी क्वेरीज चला रहा है उसको भी दिक्कत आएगी ना, वो नया डेटा भी नहीं दिखेगा उसको, ओके। क्योंकि डेटा कैटलॉग ही अपडेटेड नहीं है। ऑल्टर टेबल चलाना पड़ेगा ना तुमको, तो ऑल्टर टेबल ये चलाएगा तुम्हारे बिहाफ पे डेटा कैटलॉग में, ऐसा। तो मैन्युअली क्वेरीज नहीं लिखनी पड़े डेटा कैटलॉग में, इसलिए। ओके, और कोई एग्जांपल लूं क्या शिखर, यानी नहीं बताना नहीं, मुझको, ये इंपॉर्टेंट मेरे है। को मेरे को वो ना आर्किटेक्चर डायग्राम से कनेक्ट नहीं हो रहा यहाँ पे,
क्योंकि आर्किटेक्चर डायग्राम में पहले जैसे हमने वो लेजी रीड ने वो किया सब किया, फिर उसके पास पहले जैसे ही तूने फाइल सबसे पहले उसके पास कैटलॉग बनता है कि भाई कहाँ क्या डेटा रखा हुआ है मेरे पास। हाँ एक एक जो ब्लॉक साइज में पता है कि ये डेटा यहाँ रखा है, ये डेटा यहाँ रखा है, उसका सब फॉर्मेट अवेलेबल होती है वो। बट वो नहीं प्रोसेस लेकिन रन करने के लिए, नहीं, एक्चुअल वो प्रोसेस तो रन नेम करने के नोड है। नहीं नहीं नहीं, लिए। हाँ तू ना मिक्स कर रहा है। वो नेम नोड है, ठीक है। हाँ। नेम नोड का फंक्शनलिटी वो है। डेटा हम्म, कैटलॉग खुद से नहीं करता है कुछ। नेम नोड खुद से करता है जाके, अगर तूने फाइल राइट की तो नेम नोड के थ्रू ही जाती है वो फाइल, है ना। उसको हाँ वो नेम नोड बताता है कि तू यहाँ सेव कर। यहाँ पे क्या है, S3 अलग हो गया है। S3 सर्विसेज डिफरेंट। यहाँ पे फाइल तुम मैन्युअली, मैं अभी ड्रॉप कर सकता हूँ फाइल। तो हम्म। डेटा कैटलॉग कांट कीप ऑन चेकिंग कि अरे नया फाइल आया है क्या, नहीं ये नहीं करेगा। इसको बताना पड़ेगा, अरे मैंने नया फाइल डाला है, तू फिर से अपडेट कर खुद को, ऐसा। बट डेटा कैटलॉग का यूज में मतलब, ये तो क्रॉलर्स ने डेटा कैटलॉग बना दिया, अगर समझो टेबल बन भी गया तो उसका यूज कैसे होगा, मेरे को क्योंकि वो टेबल पूछना रीड था। करेगा ना क्वेरी से। ओके, क्वेरी, मतलब तो टेबल एंड ETL, द डेटा कैटलॉग एंड ETL जॉब्स आर टू एक्स म्यूचुअल, कैन बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सर्विसेज। हाँ एग्जैक्टली ओके, मुझे वही एग्जैक्टली। कंफर्म करना, गॉट गॉट। देख, क्रॉलर का यूज केस क्या है? ग्लू ग्लू जॉब में मतलब रीड करने के लिए इजी बना दिया, दैट्स द ओनली पर्पस आई सी। उसके अलावा क्या यूज है? नहीं नहीं नहीं, क्रॉलर का यूज है डेटाबेस एंड टेबल्स एनेबल करना डेटा कैटलॉग में। बट क्रॉलर की कौन तरह यूज आप, करता है मतलब ये जब, हाँ, जैसे हम लोगों ने भी बहुत सारे बना रखे, लेकिन वो क्रॉल ग्लू जॉब में ही कौन बताता हूँ, होता है? मैं बताता हूँ, रुको। ये पेशेंस रखो, देखो मैं बता रहा हूँ। डेटाबेस और टेबल्स अभी है नहीं। क्रॉलर जब रन हम्म। करना तब टेबल बनेगा। अभी ये लास्ट स्टेप है, रिव्यू एंड क्रिएट, है ना। तुमने रिव्यू कर ली सर्विसेज, ये फाइल पे तुम क्रॉलर रन करने वाले हो, क्रिएट क्रॉलर। अभी मैंने ये क्रिएट कर दिया, अभी मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे कोई टेबल है नहीं अभी, ठीक है, जीरो टेबल्स। अब तुम टेबल, ये जब कंप्लीट होगा तो एक टेबल आएगा वहां, ठीक है। अब जब टेबल बन गया, तो टेबल जब बनता है, अब आप ये S3 डेटा को एज अ टेबल क्वेरी कर पाओगे। ऐसा बोल रहा हूं मैं। जैसे पांडास क्या करता है, फाइल को रीड करता है और टेबुलर फॉर्मेट देता है ना, वैसे अब हाँ। ये S3 डेटा पे एक टेबल बनेगा जिसको आप क्वेरी कर पाओगे। आपको S3 फाइल रीड नहीं करनी पड़ेगी, आपको टेबल से क्वेरी कर पाओगे। वो वो फंक्शन, समझ गया, वो जस्ट डेटा चेक करने के लिए, राइट? अदरवाइज डेटा ग्लू चेक तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, डेटा चेक नहीं है वो। डेटा सिर्फ डेटा चेक करने के लिए थोड़ी रहता है वो तो आप ETLs में भी यूज करते हो ना फिर, कि हाँ हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे ग्लू में तो डेटा फ्रेम बना के उसको CSV को रीड ना करके डायरेक्टली ये क्रॉल जो यहाँ पे टेबल बनी हुई वो कर सकता, राइट? उसको हाँ मतलब यस, पहले ये होता था कि स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन करना पड़ता था ग्लू में, फिर उसके बाद रीड करो, वो मगजमारी गई। एग्जैक्टली। ये अगर आपके 1000 कॉलम से 1600, हाँ, ऐसे भी देखे हमने, 20 20 22 हजार कॉलम्स है। तो 22,000 कॉलम्स थोड़ी डिफाइन करते बैठेंगे ऐड कॉलम करके, है ना। तो हाँ कॉलर आपको हेल्प करता है, और फिर हर एक का डेटा टाइप आप, अगर किसी ने आपको बोला कि अच्छा ये S3 पाथ है, यहाँ पे 1000 फाइल्स है, 1000 फाइल्स में से आपको टेबल बनाने बोले अगर, तो हर एक कॉलम का डेटा टाइप भी रीड करके कंसिस्टेंसी मैच करके आपको यहाँ पे क्रिएट टेबल लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो सब क्यों करना है, तो इसके लिए उन्होंने क्रॉलर लिखा है कि तुम लोग मत करो, मैं मेहनत करूंगा, तुम पैसे पे करो। नहीं, वो समझ गया मैं, बट इसका जो टेबल फाइनली बनती है उसका यूज केस यही है कि वो ग्लू में रिफर करने के लिए काम आती है। ब्लू में है, दैट्स इट। अथीना में है, टैब्लू डैशबोर्ड्स में है, कहीं पे भी हो सकता है ना। अब पावर BI और टैब्लू डैशबोर्ड्स जो है, उनको S3 रीड करना तो नहीं आएगा। उन, हम्म। वो तो क्वेरी बेस्ड है ना, हाँ डैशबोर्ड। हाँ, तो तो वो तो एथीना टेबल्स पे बन एग्जैक्टली, तो हो जाता है। उनके लिए भी तो जरूरत है। फिर डेटा एनालिस्ट को भी तो जरूरत पड़ेगी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिस्ट एनालाइज करने के लिए। तो ये सब फंक्शनलिटी, ये टेबल्स, ये टेबल इज फाइनल, यानी ये टेबल बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा यूजफुल यही है, क्योंकि तुम किसी को S3 पाथ नहीं दोगे। S3 पाथ दे दोगे, लेकिन आगे वाले को स्पार्क कोड रन करना भी आना चाहिए, है ना। तो वहां पे हम्म। लर्निंग कर्व है, लेकिन लोगों को लेकिन लेकिन प्रैक्टिकल यूज केस तो ये है, जैसे अपना फॉर एग्जांपल एक सोर्स सिस्टम से मैं डेटा रीड कर रहा हूँ, तो सोर्स सिस्टम से जब डेटा AWS में लाऊंगा तो पहले उसको रॉ जोन या रॉ एज ए रॉ डेटा उसको जस्ट डंप कर देंगे S3 में, है ना? हाँ उस S3 में डंप करने के बाद मैं फैक्ट या डायमेंशन बनाऊंगा या क्यूरेटेड लेयर बना के उसमें कुछ एक
बिजनेस लॉजिक फिल्टर ये सब लगा के उसको फाइनली एक दूसरे बकेट में वो डेटा डालूंगा, उसके ऊपर टेबल बनाने का मेक सेंस है, क्योंकि वो नहीं टेबल नहीं या नहीं, तो पावर बीआई यूज करेगा या फाइनली अपनी वो टेबल्यूडी एक यूज करेगा। वो एक यूज केस है आपका। जरूरी नहीं है कि रॉ डेटा आप डायरेक्टली स्पार्क में ही यूज करो, है ना। रॉ डेटा ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2-3 टेबल रॉ में ही बना रखे, आपका डेटा कंसिस्टेंटली एक जगह ड्रॉप हो रहा है, तो आपको बार बार क्रॉलर नहीं चलाना है, लेकिन एक टेबल अगर बना हुआ है तो आप डायरेक्टली उसको रेफर कर सकते हो। तो आप जो बता रहे हो वो एक यूज केस है, लेकिन इस टेबल का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सब जगह यूज कर सकते हो आप, जहां जहां आपने जो भी सिनेरियो बताया ना, आप वहां पे डायरेक्ट फाइल के जगह पे ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो टेबल। सार्थक, अच्छा, आइडियली डेटा कैटलॉग शुड हैव बीन एक्सक्लूसिव, मतलब उसको ग्लू के अंदर डाल के थोड़ा गड़बड़ कर दिया, क्योंकि वो और नहीं, जगह भी यूज कर सकता है। अथीना में भी यही टेबल यूज करेंगे, हाँ राइट? हाँ, अथीना में यही टेबल का व्यू है। हाँ। अथीना में अभी अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस में, ठीक है, वो रन हो गया क्रॉलर, देखो एक टेबल आ गया, ये टेबल की प्रॉपर्टीज खुद से रीड कर दी उसने, मैंने कहीं डिफाइन नहीं की थी। ओके, तो ये टेबल बन गया, लेकिन अब यहाँ पे अगर तुमको क्वेरी करना है व्यू डेटा, तो तुम प्रोसीड, देखो यू विल बी टेकन टू अथीना। तो जो भी ग्लू कैटलॉग के टेबल्स है वो अथीना में आप क्वेरी कर पाओगे, बस वही है शिखर फंक्शनलिटी उसका। मतलब नहीं, मतलब अभी मेरे को पूरा, आप मेरे को समझ, डेटा कैटलॉग एज अ डिफरेंट सर्विस भी बना सकते थे वो, बट उन्होंने ग्लू के साथ बना के दिया आपको। हाँ, यानी कहीं तो उसको फिट करना हाँ, पड़ेगा, फिट राइट। करना था इसीलिए। हाँ, तो लेकिन ये जो डेटा कैटलॉग और ये कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन, ये तो डेटा गवर्नेंस के कंसेप्ट, अपन ने डेटा गवर्नेंस क्या किया है यहाँ पे? नहीं, डेटा डेटा गवर्नेंस नहीं किया है, लेकिन डेटा गवर्नेंस करने के लिए आपने एनेबल तो किया ना, पहले उसको टेबुलर फॉर्मेट में लाए, फिर डेटा क्वालिटी रन कर सकते हो इस पे डेटा गवर्नेंस के लिए। अब आप एक बार टेबल बन गया, उसके हम्म। प्रॉपर्टीज आ गई आपके पास, ठीक है, देखो जब ये क्रॉलर ने क्या क्या कुछ किया है, ठीक है, एक सिनेरियो आपका जो है मितेश, S3 पे आप खुद से ले जा सकते हो, आपको स्पार्क कोड आता है इसलिए आप ले जा सकते हो। हम्म। बहुत लोगों को स्पार्क कोड आता ही नहीं है। ओके, अभी अगर उनको एक मैंने फोल्डर दे दिया, उसमें 1000 फाइल्स डाल दी, तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट है ये सब चीजें करना, आप सोचो वैसा। ओके, अब अगर मैंने उनको बोला कि अच्छा साइज की निकाल कि कितने यानी मैक्सिमम साइज है एक की का, तो 435 बाय ये कैरेक्टर्स, फिर रिकॉर्ड काउंट 8 रिकॉर्ड्स है इसमें, एवरेज रिकॉर्ड साइज कितना है ना, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें डेटा गवर्नेंस में ही तो काम आता है। फिर ये कॉलम नेम, फिर यहाँ पे कमेंट, यूजुअली कमेंट में आप कॉलम का डिस्क्रिप्शन लिखते हो कि डिपार्टमेंट क्या है ना, डिपार्टमेंट इज लाइक व्हाटएवर लॉजिकल सेग्रीगेशन वो कंपनी में या जो भी है। तो डेटा गवर्नेंस में यही चीजें तो काम आएगी। हाँ, बट ये डेटा किसी टूल को फीड करना पड़ेगा, जैसे कोलिब्रा को हाँ, फीड करना पड़ेगा, करना राइट? पड़ेगा ना, यहाँ से लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली नहीं होगा, फिट करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट तुमने बिल्डिंग ब्लॉक बना दिया। अब तुम अगर डेटा कैटलॉग पे किसी को एक्सेस देते हो, तो वो इसको ही फीड करके आगे बिल्ड आउट करेगा अपना खुद का, लेकिन एटलीस्ट तुमने बेसिक ब्लॉक S3 पे स्टेल डेटा पढ़ा है, नाउ यू हैव मेड इट मोर यूजफुल। अभी S3 का जो डेटा है वो सिर्फ प्रोग्रामर्स यूज कर पा रहे हैं, लेकिन हम्म। जब तुम क्रॉलर के थ्रू टेबल बना के डेटा कैटलॉग में डाल दिया, तो तुमने रिपोर्टिंग यूजर्स को एनेबल कर दिया, ऐसे प्रोग्रामर्स को एनेबल कर दिया जिनको स्पार्क नहीं आता बट सीक्वल में तोड़ हुए एकदम, एंड डेटा गवर्नेंस को भी एनेबल कर दिया कि यार ये हम डेटा इज गोल्डन, क्योंकि नाउ दे कैन डू डिस्कवरी ऑन दिस डेटा। तो इसीलिए ये फंक्शनैलिटी इज वेरी यूजफुल। एंड देन इसके साथ साथ ये क्रॉलर सिर्फ S3 का नहीं है ना, क्रॉलर इज अक्रॉस। तो अगर आपने हम्म। कनेक्शन बनाया जो आपके ऑन प्रीमाइस कोई भी डेटाबेस को भी कनेक्ट कर रहा है, राइट, इतने सारे डेटाबेसेस को वो कनेक्ट कर सकता है। तो अगर आपका कोई दूसरा एक सर्वर ऑन प्रीमाइस है, और आपने जो भी नेटवर्किंग वगैरह का सही चीजें करके उसको एनेबल कर दिया कनेक्शन को, तो आपके वो ऑन प्रीमाइस डेटाबेसेस एंड टेबल्स भी यहाँ लिस्ट होंगे। सो नाउ इट बिकम्स मोर पावरफुल, क्योंकि आप एक जगह पे सभी कैटलॉग्स को ला रहे हो, डेटा नहीं ला रहे हो, लेकिन एटलीस्ट कैटलॉगिंग कर रहे हो सबका एक ही जगह पे। तो रिपोर्टिंग यूजर्स और डेटा गवर्नेंस वालों को
डिस्कवरी पार्ट बहुत इजी हो जाता है कि अरे हमको तो एक ही जगह से डेटा उठाना है ना, तो हम लोग एक अगर प्रोसेस लिख दे कि ये सारे डेटाबेसेस को स्कैन करे, उनके सारी डिटेल्स निकाले हर टेबल लेवल पे, तो सारे डेटाबेस ऑन प्रेमाइस हो या ऑफ प्रेमाइस हो सब एक जगह आ गए, तो गवर्नेंस इजी हो जाएगा, डिस्कवरी इजी हो जाएगा, रिपोर्टिंग यूजर्स को फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो ये सब फंक्शनलिटीज बाद में एनेबल होती है। अच्छा, लेकिन जो तेरा यूज केस तू बोल रहा था कि डेली इसको चलाना, वो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, राइट? बिकॉज ये बहुत टाइम लेता है क्रॉलर। टाइम, और वो लेकिन देखो वो कैसा है, वो ट्रेड ऑफ है, रोज नहीं चलाना है। देखो इसका सिंपल सीन है, जब अपन वेल आर्किटेक्टेड प्रिंसिपल्स को फिर से याद करते हैं, तो आपका एक आता है परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो एक ये पिलर है। अभी आप बोलते हो कि क्रॉलर 1 मिनट चल रहा है, अब आपका डेटा अगर रोज अपडेट हो रहा है, लेकिन आपका कोड जो है ETL, दैट इज वे पावरफुल कि वो ये सब डेटा टाइप का मिसमैच और ये क्वालिटी चेक्स हैंडल कर लेगा, एंड जो फाइनल आउटपुट आएगा वो हमेशा यही रहने वाला है कि इतने ही कॉलम्स, यही डेटा टाइप। तो आपको क्रॉलर बार बार रन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, डेवलपर लोग ना जस्ट बिकॉज वो कॉस्ट पर्सपेक्टिव से सोचते नहीं है, वो लोग रन कर देते हैं। तो इसका अच्छा। कॉस्ट इतना नहीं आता है। आप देखो अगर बड़ी कंपनी है, 0.042 आवर्स एक रन का है, ऐसे मैं हम्म। कितना है, 40 रन करूंगा तब जाके एक DPU आवर होगा, राइट। 1 DPU आवर इज $0.44। तो बड़ी कंपनीज में ये ऐसे इफेक्ट नहीं करता, लेकिन आइडियली नहीं करना चाहिए। आपकी बात सही है, मैं मानता हूं क्रॉलर रन नहीं करना है हर बार। जब भी आपका स्कीमा चेंज हो रहा है तभी रन करो। मैं वही बोलता हूँ लोगों को, हाँ, मतलब अननेसेसरी रन। क्योंकि अपना कोड तो उतना पावरफुल होगा नहीं कभी भी कि डायनामिकली नया कॉलम ऐड हो गया है तो ऑटोमेटिकली वो टारगेट में भी लेके जाए, नहीं वैसा पॉसिबल नहीं नहीं नहीं, है, राइट? पॉसिबल है ना, क्यों नहीं। अगर आपने कॉलम लेवल चेक्स नहीं किया और सपोज आपने एक लाइन लिख दी कोड में आपके कि अगर कोई कॉलम इन कॉलम लिस्ट में से नहीं है तो उनको एज अ स्ट्रिंग ऐड करो, जो कि मैंने किया है, ओके, तो अच्छा। नए कॉलम्स हैंडल हो जाएंगे। लेकिन अब वो नए कॉलम्स को क्वेरी करने के लायक बनाना है अगर, तो फिर तुमको क्रॉलर रन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इसमें और एक वे है, आपको इसको शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ETL के अंदर क्रॉलर रन कर लो, यानी क्रॉलर को कॉल कर लो कि रन क्रॉलर इफ स्कीमा। अगर आपने नया कोई कॉलम देखा आपके कोड में, राइट, तो आप वहां पे हम्म। लिखो कि boto3 कमांड से क्रॉलर को एग्जीक्यूट कर दे। समझ रहे हो? ओह, अच्छा तो अच्छा अच्छा। ऐसा भी कर सकते हो। मैं, ये ना ओके, तरीके हैं कॉस्ट बचाने के और सही से इसको इंप्लीमेंट करने के। ठीक है, हाँ समझ गया। मतलब मेरे को पता नहीं था कि उस टाइप के कोड भी लिख सकते हैं कि डायनामिकली ऐड हो जाएगा कॉलम। लिख सकते हैं, ओके। सो और शेड्यूल करना, जब यानी रोज एक बार रन करते हैं यूजुअली, अगर रोज डेटा लोड कर रहे हो तो एक बार रन करते हैं यूजुअली, लेकिन जरूरत नहीं है। वो सिर्फ MSC के रिपेयर कर दिया तो हो जाता है, यानी वो लोड टेबल पार्टीशन अगर ऐड कर दिया तो हो जाता है बहुत बार। और अगर पार्टीशन ही नहीं है डेटा, और डेटा भी स्टैटिक रहने वाला है, तो क्रॉलर फर्स्ट टाइम रन करो ताकि टेबल बन जाए, उसके बाद छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है क्रॉलर रन करने की, ओके। अब ये क्रॉलर का कंसेप्ट हो गया, कनेक्शंस हो गए। स्ट्रीम स्कीमा रजिस्ट्रीज है ना, स्ट्रीमिंग इवेंट्स जब आता है ना, उसके लिए है वो। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें आपको स्ट्रीमिंग इवेंट्स के पैटर्न, जेसन, जो जो भी आने वाला है उसके हिसाब से तुमको स्कीमास डिफाइन करने रहते हैं। तो दिस इज डिफरेंट, ये रियल टाइम स्ट्रीमिंग और उसके लिए है, तो ये अभी कवर नहीं करेंगे अपन। लेकिन इधर जाते हैं यहाँ पे। अभी ETL तो हमने ये तीनों देखे पहले कि एक स्क्रिप्ट बना सकते हो, नोटबुक बना सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो, इंटरैक्टिव नोटबुक सेशन बना सकते हो, डेटा क्लासिफिकेशन टूल्स। अभी ये इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव डेटा डिटेक्शन। अभी अगर आपने यहाँ पे एक पैटर्न लिखा है अगर सपोज, तो आप लोग नया एक कोई पैटर्न डिटेक्ट कर पाओगे कि अगर कोई कीवर्ड है, पासवर्ड ना, पासवर्ड नहीं रहना चाहिए डेटा, तो ऐसा कुछ लिख सकते हो। तो इन्होंने ये एक फंक्शनलिटी दी है। तो आप पहले सेंसिटिव डेटा का पैटर्न बनाओगे एंड देन रिकॉर्ड मैचिंग भी कर सकते हो उसमें, कि उसको यूज करके ट्रांसफॉर्म, यानी जब भी ETL जॉब चलेगा तुम्हारा। लेकिन अब ये इसमें कॉस्ट है,
सो इफ इट इज नॉट नीडेड ऑन दिस लेवल कि रिकॉर्ड मैचिंग और ये सब करे, यानी सोर्स और टारगेट को मैच करे और ये सब, मत करो ये दिस यू कैन हैंडल इन योर कोड। बट अगर किसी को नो कोड सोल्यूशन चाहिए तो ये करो, है ना। किसी को कोड नहीं लिखना है तो ये करेगा कोई। ओके, तो ये मैंने यूज नहीं किया अभी तक, क्योंकि यहाँ पे आगे जब नेक्स्ट 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 करेंगे तो ये सब चीजें कर सकते हो, लेकिन कोड से भी हैंडल कर सकते हो, ठीक है। फिर ट्रिगर्स, ट्रिगर इज नथिंग बट कब जॉब चलाना है ना, यानी आपको आपका एक ये ईटीएल जॉब बना दिया आपने, क्योंकि ये ईटीएल टैब है ना, डेटा इंटीग्रेशन एंड ईटीएल। तो ईटीएल जॉब को चलाना कब है तुमको, वो डिफाइन करता है यहाँ पे। ओके, तो आप उस पे लॉजिक भी लिख सकते हो कि यार क्रॉलर चल जाए उसके बाद ये चले, या इसके बाद क्रॉलर चले, एक्सेट्रा। तो ये सब कर सकते हो इसमें। और ये सिर्फ ट्रिगर बेस्ड है, ठीक है। फिर वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है। आपने 3-4 ईटीएल जॉब लिख दिए अभी, लेकिन आपको चाहिए कि पहला ईटीएल पहले चले, फिर दूसरा चले, फिर तीसरा चले, या 2 पैरेलल में चले, या एक नहीं चले, वैसा जो भी है ना सिनेरियो। तो आप वो एक वर्कफ्लो बना सकते हो, एंड देन वर्कफ्लो बना के आप प्रॉपर्टीज में आप वो दोगे पैरामीटर्स, और फिर क्रिएट, एक मिनट देखते हैं, क्रिएट। अब ये क्रिएट किया मैंने। अभी यहाँ पे मैं ग्राफ के थ्रू ट्रिगर ऐड करूंगा, तो यहाँ पे ईटीएल अगर रहा तो ट्रिगर नेम दे दूंगा मैं, ऐड न्यू, इवेंट दूंगा, स्टार्ट एनी वॉस्ट इवेंट, ऐड। अभी यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, ये टेस्ट जॉब बनाया मैंने, है ना। फिर और एक नोड ऐड करूंगा, क्रॉलर चलाया मैंने। तो ये ग्राफिकल व्यू है, ठीक है। तो आप ऐसे करते हुए बढ़िया से एक वर्कफ्लो बनाओगे। अगर आपके 2-3 ईटीएल है, मूव कर सकते हो बढ़िया से, ठीक है। एंड देन दैट्स इट, वर्कफ्लो बन जाएगा। जब ये आपका वर्कफ्लो बन जाएगा, ठीक है, तो इसको शेड्यूल करोगे, ठीक है, थ्रू एन इवेंट। तो ट्रिगर में जाके वर्कफ्लो को शेड्यूल करोगे, फिर वो आपके फ्लो में चलाते रहेगा कि अच्छा टेस्ट चल गया, उसके बाद ये चलाना है, तो वैसे करके आप बनाते जाओगे आपका जो भी वर्कफ्लो फ्लो है बेसिकली। ओके, तो ये सिंपल है। इसके और अच्छा तरीका है, यूजुअली मैंने देखा है ग्लू के वर्कफ्लोज ज्यादा लोग यूज नहीं करते। यहाँ पे बात आती है स्टेप फंक्शंस की। तो स्टेप फंक्शंस जो है वो भी ऑर्केस्ट्रेशन है, जो कि TWS और ऑटोसिस यही टाइप का है। और ये जो मैं बता रहा हूं अभी, ये वर्कफ्लो, इट इज ऑल्सो लाइक ऑटोसिस TWS। आप बस बता रहे हो उसको कि कब कौन सा जॉब चलना चाहिए, सक्सेस पे चले, फेलियर पे चले, जो भी है ना। तो ये सब आप बता रहे हो उसको, तो वैसा ही स्टेप फंक्शन है। स्टेप फंक्शन इज ज्यादा यूजफुल मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे ब्लैंक करते हैं, सिलेक्ट। अभी देखो यहाँ पे आप ग्लू वर्कफ्लोज में सिर्फ ग्लू जॉब्स ऐड कर सकते हो, या ग्लू क्रॉलर्स ऐड कर सकते हो, या नोटबुक्स। ओके, यहाँ पे आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। ये देखो इतनी सारी सर्विसेज से लिंक्ड है। ओके, तो दिस इज मोर पावरफुल स्टेप फंक्शन। हम आगे देखेंगे, जब हम ग्लू कंप्लीट करेंगे, SQS SNS और ये सब कर लेंगे, तब ये देखेंगे हम कि कैसे एक लैम्डा फंक्शन और ग्लू जॉब एक के बाद एक रन कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे पैटर्न है। बस कुछ नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, फिर पब्लिश। ये बहुत इजी है। ओके, स्टार्ट एग्जीक्यूशन, कुछ भी कर सकते हो। तो ये अपन कैंसिल कर देते हैं। तो ऑर्केस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन तो देखा हमने, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? और ये लेगेसी पेजेस, ओल्ड पेजेस है। ये जब ओल्ड वर्जन ऑफ UI था तब था वो, तो इसको इग्नोर मारो। हाँ, कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके, सो अब जाते हैं अपन। अब टेबल बन गया है, बहुत ही हाँ बढ़िया। तक एक म्यूट पे क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ, तो 2 क्वेश्चन है, एक में इसमें पूरे ओवरऑल तो ये तो समझ में आ गया कि क्रॉलर कर दिया हम लोगों ने, टेबल बन गई, वो उसका यूज कैसे होगा, एथीना में होगा, जॉब में होगा। हाँ। डेटा क्लासिफिकेशन क्यों कब करते हैं और क्या यूज है उसका, मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर क्लिप टूल में जैसे डेटा क्लासिफिकेशन कर रहे हो, एज नेम सजेस्ट, सेंसिटिव डेटा डिटेक्शन। आपका ETL चल रहा है, ओके, और उसने कुछ सेंसिटिव डेटा एनकाउंटर किया है आपके डेटा फ्रेम या इसमें। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो आप जो पैटर्न देते हो यहाँ पे क्रिएट पैटर्न करके, ओके, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड वो सर्च करते रहता है।
बहुत बार क्या होता है, एसएसएन आता है, फोन नंबर्स आते अच्छा हैं, राइट? तो कीवर्ड्स या ना, कोई भी एक कॉलम है तो एसएसएन रहेगा, या तो सोशल सिक्योरिटी लिखा रहेगा, या तो एसएस लिखा रहेगा, या जो भी, यानी पैटर्न है उसके, है ना, स्टैंडर्ड। हाँ तो आपने अगर यहाँ पे पैटर्न डिफाइन कर दिया और ईटीएल जॉब में जाके इसको टैग कर दिया, क्रिएट ये सेंसिटिव डेटा डिटेक्शन को, डेटा क्लासिफिकेशन, हाँ तो आपका ईटीएल जॉब जब भी कुछ ऐसा एनकाउंटर करेगा, उसके साथ साथ ये प्रोसेस भी चलेगा। तो आप ना अभी दो चीजों के बिलिंग भर रहे हो बेसिकली, क्योंकि अब एक हम्म। आपके बिहाफ पे ये डिटेक्ट करने वाला है डेटा, आपके बिहाफ पे। ओके, तो बेसिकली आपका जॉब चल रहा है ईटीएल, जो सोर्स से टारगेट में डेटा डालेगा, लेकिन वो जो भी डेटा प्रोसेस कर रहा है ना, वो पूरा डेटा ये भी टूल पार्स करेगा, एंड देन ये डिटेक्शन के हिसाब से आपको बताएगा कि अच्छा कुछ इश्यू है, नहीं है, जो भी है। ओके, ये यूज नहीं किया है मैंने, लेकिन इसका फंक्शनलिटी वही है मेन। और रिकॉर्ड मैचिंग जो है, वो सोर्स से टारगेट की रिकॉर्ड मैच करना है, कि अगर आप कुछ ऐसी सर्विस लिख रहे हो जिसमें आप एज इज डेटा ला रहे हो, और आपको मेक श्योर करना है कि आपका डेटा क्वालिटी सिमिलर है ना, यानी सोर्स अगर डेटाबेस है और टारगेट S3 है, तो आप तब रिकॉर्ड मैचिंग वाला फंक्शनलिटी एनेबल करोगे और अपने ईटीएल जॉब में डालोगे, तो वो ये सब चीजें चेक करके डेटा क्वालिटी आपके लिए कर लेगा खुद से। हाँ बट ये सब चीज तो एज अ पार्ट ऑफ कोडिंग अपन करते ही है ना, तो नहीं, नहीं हाँ, यहाँ या ना, पे। लेकिन कैसा है कि अलग से चीजें भी कर सकते हो उस पे, या ना, इसीलिए वो, या ना, फंक्शनलिटी वाइज नए चीजें तो लाएंगे वो, राइट? कि अच्छा जो सारे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस आजकल मूव हो रहे हैं नो कोड या लो कोड टाइप के फंक्शनलिटीज पे, है ना, ताकि डेटा साइंटिस्ट या जो भी यूजर्स है, वो लोग खुद से ही सब कुछ कर पाए, उनके उनको हम डेटा इंजीनियर्स ऐसे तगड़े वाले जरूरत ना पड़े। तो उस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ताकि वो अपना डेटा खुद लाए, खुद प्रोसेस करे, और खुद जो भी यूज करना है करे। तो AWS ऑब्वियसली, AWS हो या गूगल हो, वो अपने सर्विसेज को एनहांस करके जितना कम यूजर क्लिक्स हो पाए या जितना कम कोडिंग हो पाए, उस लेवल पे ले जाएगी। तो ये सब फंक्शनलिटीज तब बहुत काम आएगी। तो ये अभी उभर रही है, ये तो एक दो ही चीजें देख रहे हो आप। आगे जाके तो खुद से ही हो जाएगा सब कुछ, और वैसी सर्विसेज है AWS में भी। सोर्स बताओ, टारगेट बताओ, खुद से करता है, ऐसी भी सर्विसेज है। लेकिन ये प्रोग्राम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्यूरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एंड सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप UI या टूल के थ्रू नहीं हैंडल कर सकते। तो कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली कोड लगेगा, एंड इफ यू हैव अ कोडर, ये सबसे चीपेस्ट सोल्यूशन रहेगा, क्योंकि अगर वो टूल आप यूज करते हो तो ऑब्वियसली वो चार्ज लेंगे उसका, है ना। हम्म। वो ट्रेड ऑफ है। और फिर जैसे एग्जांपल, इंफॉर्मेटिका में आप सब कुछ नहीं कर सकते ट्रांसफॉर्मेशंस में या फिल्टर्स में। कस्टम कोड बीच में डालते ही थे अपन, बैश स्क्रिप्ट लिख देते थे, सीक्वल में आप हैंडल कर लेते थे प्री पोस्ट प्रोसेसिंग में। तो वो सब तो लगेगा ही, लेकिन इवॉल्व होगा वो भी, एंड अभी तो और अच्छा हो गया होगा। वो प्री और पोस्ट वाले भी फंक्शनलिटीज कुछ कुछ ला दी होगी उन्होंने वैसा, उस हाँ उस डायरेक्शन में। तो अच्छा यूज नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे। सार्थक जो बोल रहा है सेंसिटिव डेटा डिटेक्शन डिफरेंट रिपोर्ट देगा, मतलब हाँ। वो कुछ एक्शन नहीं करेगा भाई। ड्यूरिंग योर दिस ETL रन आई फाउंड दैट भाई ये SSN कॉलम तुमने ऐड कर दिया, प्लीज चेक। हम्म। वो मैंने यूज नहीं किया पर्सनली, तो मुझको पता नहीं कि कैसे आगे वो रिपोर्ट देगा, लेकिन हाँ, अपन हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ के। assumption हाँ, assumption let's took an assumption okay करेक्ट, कूल। सो और अब, ये सातक जुपिटर नोटबुक जो इसमें है, हाँ उसका तो वही यूज है ना, जस्ट टेस्टिंग करके चला के देखने के लिए कोड हाँ हाँ, बस। मैंने ये देखो, ये कोड जो है अपना स्क्रिप्ट, अब ये स्क्रिप्ट मैं सेव करूंगा, रन करूंगा, है ना। फिर हाँ ये बाहर चले जाएगा, फिर मुझको रन्स में जाना है, एंड यहाँ पे आएगा, फिर लॉग्स चेक करूंगा। है थोड़ा प्रोसेस है ना, हाँ, लेकिन हर बात शुरू से शुरू होगा वो। नोटबुक क्या करेगा, नोटबुक आपको ये पूरा स्क्रिप्ट वाला दे देगा, और नोटबुक जैसे अपन ने जुपिटर देखा था, वो रन करते रहो, हाँ आपका फाइनलाइज हो जाए, फिर कोड बना दो वैसा। ओके हाँ मतलब जो अपन ने देखा पहले, अपन VS कोड में लिख सकते, वहां टेस्ट करके डाल हाँ सकते डायरेक्टली, हाँ, इसीलिए। एग्जैक्टली। यानी वो रुपए बचेंगे, ये नोटबुक का प्राइस है, ये महंगी हाँ रहती है नोटबुक, क्योंकि ये हाँ, क्योंकि
बैकएंड में वो स्पार्क ही यूज करेगी, राइट? हाँ मतलब जैसे एग्जैक्टली, ग्लू तो डीपीयू यूज करता है उसी टाइप से, है ना? एग्जैक्टली तो ये कर सकते हो यूज, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, रुपए बचाना है तो ये बढ़िया तरीका है। और लोकली भी रन करो, हमने लास्ट टाइम देखा था लोकली स्पार्क कैसे रन करते हैं, एंड देन हम्म। लोकल में ही ये कोड चलाया था पहले। ये देखो, ये लोकल का कोड है, एंड देन उसको ही मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया। तो बेसिकली वैसा करना सही है ज्यादा। और आजकल तरीके आ गए हैं, जब हम डॉकर कवर करेंगे, ये ग्लू का पूरा सिमुलेशन आप डॉकर के थ्रू रन कर सकते हो। आपको एडब्ल्यूएस पे जाने की भी जरूरत नहीं है, आप पूरा डॉकर के थ्रू, कंटेनर के थ्रू रन करोगे, ऐसा ही पूरा क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर मिलेगा। टेस्टिंग हो जाए उसके बाद आप कोड डाल दो एडब्ल्यूएस पे, वैसा तो वो भी देखेंगे। हाँ। ठीक है। सो अब जाते हैं, अब टेबल बन गया है तो ऑब्वियसली क्वेरी करना है ना इसको। तो अथीना, अथीना सर्विस ग्लू, ग्लू का यानी क्या कहते हैं भाई है। ओके, वो ग्लू के डेटा कैटलॉग को रीड करता है एंड आपको देता है सब डिटेल्स। ये देखो टेबल आ गया, क्वेरी करेंगे, ठीक है, नो रिजल्ट्स। क्यों? अभी ये इसमें तो डेटा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, जब ग्लू क्रॉलर रन करता है ना अपन, तो वो उसको एज अ पाथ ट्रीट करता है। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं इसलिए जानबूझ के रन की थी। आप डायरेक्ट फाइल पे पॉइंट करोगे, ये नहीं चलेगा। तो डेटा सोर्स में जाऊंगा मैं, एडिट, सिर्फ क्योंकि एक ही चीज एडिट करनी है मुझे, अपडेट। ओके, अब रन करूंगा मैं। तो अभी क्या होगा, अभी वो पुराना टेबल जो है वो तो रहेगा ही। ओके, क्योंकि मैंने उसको डिलीट नहीं किया है अभी तक। तो कहाँ गया क्वेरी? हाँ, ये हटा देता हूँ सब टैब्स, इसलिए रखना चाहिए। ये चल रहा है, ये 1 मिनट चलेगा, तब तक S3 खोल देते हैं। Okay, ये फाइल है। 1 मिनट चलेगा ये। हाँ यार, ये दिक्कत है। और तब तक तुम लॉग्स चेक कर सकते हो इसके, ये आया ही नहीं अभी तक, आ जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, तो यहाँ पे अपन ने देखा था प्रीफिक्स, है ना? तो वैसे ही उसने प्रीफिक्स डाल दिया था, देखो फाइल नेम के पहले प्रीफिक्स डिपार्टमेंट अंडरस्कोर। तो क्रॉलर, अगर सपोज आपके दो एप्लीकेशन है, लेकिन एक ही डेटाबेस में लोड कर रहे हो डेटा, है ना, बहुत बार होता है, दो अलग सोर्सेस है, सोर्स ए और सोर्स बी, लेकिन टेबल नेम दोनों में सेम है। लेकिन कहीं तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि अरे ये तो सोर्स ए का टेबल है, तो प्रीफिक्स बहुत यूजफुल है तब, क्या बहुत काम आता है प्रीफिक्स। अब देखो ये चेंज हो गया, एक टेबल अपडेटेड, यहाँ पे एक आपको दिखाता है टेबल्स एडेड। यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे, एक नया टेबल आ गया। ये डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है अभी के लिए करने दो। देखा, ऑल डन। सो क्रॉलर हमेशा पाथ एक्सपेक्ट करता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है। इट डजेंट एक्सपेक्ट अ फाइल, ठीक है। सो हाँ, बस ऐसे ही आप जाओ बढ़िया बिंदास, इसमें फाइल ऐड करो, इधर मार्केट फाइल्स डालो, कुछ भी डालो, ये रीड कर देगा क्रॉलर रन करोगे। करके देखते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे। बट सार्थक मींस क्रॉलर इज नॉट इन द फ्री टियर। नहीं नहीं नहीं, फ्री नहीं, फ्री टीयर में नहीं है ये सब, क्योंकि ये एडिशनल फंक्शनैलिटीज है, आप लोग प्रिलिमिनरी नहीं कर रहे हो, तो इसके पैसे लगेंगे। हाँ, अब ये एक मार्केट फाइल्स डाल दी मैंने, अपडेट। अभी क्रॉलर में जाता हूँ, क्रॉलर में एक फंक्शनैलिटी है, मैंने क्रॉल ऑल फोल्डर्स अगेन विद सब्सिक्वेंट ये किया था, ठीक है। तो अब अगर मैं डेटा सोर्स में जाता हूँ, मैंने तो CSV हार्ड कोड कर रखा है, तो मैं इसको फिर से अपडेट करता हूँ, एडिट, एंड अब क्रॉलर पे रन कर रहा हूँ, क्रॉल ऑल सब फोल्डर्स, प्रीफिक्स डिपार्टमेंट ही रखूंगा मैं अभी, ठीक है, रन।
लॉग देख सकते थे तो पिछले वाले जॉब के। हाँ हाँ बिल्कुल, ये रिफ्रेश कर देते हैं अपने, आ गया। तो ये पिछले जॉब का है। फर्स्ट क्रॉलर, क्रॉलर कॉन्फ़िगरेशन, डिपार्टमेंट CSV वाज क्रिएटेड, बस इतना कुछ देता है। कुछ एरर रहा तो यहाँ दिख जाएगा, ओके। कुछ कर नहीं पाया या कुछ नहीं हुआ तो वो दिख जाएगा आपको यहाँ पे। बट ये स्टोर कहाँ किया है इसने टेबल, S3 कहाँ किया है स्टोर? ये टेबल तो S3 पे है ना, डेटा। डेटा S3 पे है तो उसका हाँ सिर्फ व्यू बनाया हमने, व्यू बनाया मतलब हमने एक्चुअल टेबल नहीं बनाया। एग्जैक्टली exactly। वो जैसे हाइव में भी होता है, हाइव का टेबल जो रहता है ना वो ऐसे ही होता है, व्यू होता है व्यू मतलब। होता है। व्यू नहीं बोलना है लेकिन उसको, हाँ हाँ लॉजिकली तुम व्यू कंसिडर करो, लेकिन व्यू नहीं है वो टेबल है, ओके। अगर आगे जाके बट पूछता है तो टेबल, टेबल है, नहीं नहीं इधर सार्थक टेबल है तो टेबल, चलो वर्चुअल हम बोल बिना सकते मतलब उसका स्टोरेज तो होगा। सिंपल हमने सीक्वल भी ले लिया, कुछ भी ले लिया, कुछ भी डेटा बनाओ आप, उसके लिए एक एक स्पेस तो लगेगी आपको। हाँ लगेगी। ये रहा। अभी इसने क्या किया है, इसने सारे एक में ही डाल दिए, तो ये सब चीजें हमको खेलनी पड़ती है, समझ रहे हो। देखो पार्टीशन, खुद से पार्टीशन कर दिया उसने, ठीक है, पार्केट और ये, तो एक ही, इसने एक ही टेबल में दोनों डाल दिए, ओके। अगर हम देते अलग अलग टेबल बनाओ तो वो अलग अलग हाँ टेबल तो बनाता इसलिए तो क्रॉलर। क्रॉलर पूरा फुल फ्लेज नहीं है, ठीक है, तो वो चीज जो मैं पहले बोल रहा था ना, लेकिन ये इजी करता है कुछ चीजें। तो उस वो ईज ऑफ यूज के लिए इसको हम ट्वीक करके क्लासिफायर डालो, अलग अलग क्रॉलर्स बना दो, दो अलग पाथ के, वैसा ये सब करके तुम कर सकते हो बहुत अच्छे से यूज, है ना। लेकिन ये इस पे रिलाय नहीं करना है, रिलाय किसी भी सर्विस पे नहीं करना है, रिलाय सिर्फ फाइनल आउटपुट पे करना है और कोडिंग पे करना है अपन, ओके। तो सारी सर्विसेज को टेस्ट भी करना है अपन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो ठीक है, ये फिक्स कर सकते हैं, ये अलग अलग क्रॉलर रन करोगे हो जाएगा, ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंस नहीं है वो। लेकिन अब इधर तुम देखो, ये वर्क ग्रुप, ओके, ये मैंने सेट किया है प्राइमरी। जब तुम लोग लॉग इन करोगे ना, तो ये प्राइमरी नहीं रहेगा, ये नन रहेगा, तो क्वेरी चलेगी नहीं तुम्हारी। सपोज मैं अगर यहाँ जाता हूँ ओहायो में, अरे यहाँ पे भी सेट हो गया, ठीक है, वापस जाता हूँ, वो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी हो गया है। अब जब प्राइमरी होता है ना, तो सेटिंग्स में जाना है, ये पाथ देना पड़ता है तुमको, ठीक है, कि देखो क्वेरी चल रही है ना, तो अथीना क्या करता है, दो टाइप की फाइल बनाता है बैकएंड पे, वो दो फाइल कहीं तो सेव करनी पड़ेगी तुमको, तो इसलिए ये देना पड़ता है तुमको। तो वर्क ग्रुप जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्क ग्रुप क्या करता है, सिर्फ कौन सा पाथ है वो डिफाइन करता है, एनक्रिप्टेड रिजल्ट्स कहाँ पे है, बकेट ओनर क्या है, ये सब बताता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं S3 पे गया और उसी पाथ पे गया, कल मैंने इसको सेट किया था, तो अगर मैं अनसेव्ड में जाऊंगा, आज के डेट पे जाऊंगा 24, ये देखो दो टाइप की फाइल्स बनाई है इसने। जब भी मैं क्वेरी रन कर रहा हूं ना, ये दो टाइप की फाइल बनाया जा रहा है, ओके। अब मेटाडेटा फाइल ओपन करते हैं इसको, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। ओपन करता हूँ, रुक जाओ, दोनों फाइल डाउनलोड मार लेता हूँ पहले। यहाँ होती है, ओके। तो ये देखो, ये डेटा फाइल है, तो तुमने जो क्वेरी रन की ना, ये यही फाइल है, ये रिजल्ट है उसका, ओके। एंड ये मेटाडेटा है, फाइल बाइनरी एनकोडेड है, इसलिए ओपन नहीं कर पाऊंगा, ये इससे रिलेटेड मेटाडेटा है फाइल, ओके। सो ध्यान रखना है हमेशा, ये फाइल क्रिएट होती है बैकएंड पे जब भी अथीना क्वेरी रन कर रहे हो, ओके। तो वो एक्चुअली डेटा S3 पे सेव कर रहा है वो टेबल सेव को। कर रहा है उसको, हाँ क्योंकि ये वो टेबल। डेटा तो है, लेकिन क्वेरी का जो आउटपुट है ना वो भी सेव हो रहा है, अच्छा। ठीक है, ये भी सेव हो रहा है वहां पे। तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अभी अगर तुमने क्वेरी रन की, अब कंपनी में हजारों लोग हजारों क्वेरीज रन करते दिन में, दिस विल ब्लो अप, ओके, ये टेराबाइट्स में चले जाएगा, ठीक है। तो फालतू के पैसे नहीं भरने अपन, है ना। तो इसको क्लीन अप का प्रोसेस लिखना चाहिए कभी भी, इट इज अ गुड प्रैक्टिस। और ये फाइल
तुम डायरेक्टली, अब जैसे तुमने ये क्वेरी रन कर दी है ना, ये मैंने रन कर दी सपोज, अब कल जाके मितेश बोलता है अरे तूने ये जो क्वेरी रन की थी उसका डेटा कहाँ रखा है, तो मैं इस पे पॉइंट कर सकता हूँ डायरेक्टली। अगर ये डिलीट नहीं हुई है तो मुझको बार बार क्वेरी रन नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सेम ही क्वेरी है। ओके, अब ये कैसे निकालोगे, रीसेंट क्वेरीज में जाओ, ये दिखेगा, ये आ गया। ओके, लेकिन रीसेंट क्वेरीज ये देखो, ये आईडी है। ओके, तुम यहां जाओगे तो यही आईडी से सेव होगी वो। और ये बहुत रिस्की भी है। कभी कभी क्या होता है, अपन रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देते हैं ना कुछ हाँ यूजर्स को, हाँ, लेकिन इस फोल्डर पे, इस बकेट पे फुल एक्सेस देते हैं, मतलब क्योंकि उनकी भी क्वेरी सेव्ड हो जाए, तो नहीं वो नहीं लोग नहीं, यहाँ आके देख सकते हैं। हाँ वो लोग देख सकते हैं, लेकिन इसीलिए क्या होता है, ये जो प्राइमरी वर्क ग्रुप है ना, ये प्राइमरी में नहीं रन करते हैं लोग, लोगों के पास अच्छा, मल्टीपल वर्क ग्रुप्स रहते हैं। तो यहाँ पे जब जाओगे वर्क ग्रुप्स, हजारों वर्क ग्रुप्स बनते हैं। ओके, ये वर्क ग्रुप्स आईएएम रोल से टैग्ड रहते हैं। ओके, बट अपन रोल को तो बकेट लेवल पे एक्सेस देते हैं ना, बकेट या फोल्डर लेवल पे। नहीं रोल को देते हो एक्सेस, देखो ये जो रोल है इसको तो अभी एक्सेस है सब पे, लेकिन हम्म। जब कोई यूजर कोई एक रोल से आएगा उसको उस बकेट पे एक्सेस नहीं रहेगा उस, तो इसलिए वर्क ग्रुप, क्योंकि जो भी यूजर ग्रुप है उसके करस्पॉन्डिंग एक वर्क ग्रुप बनाएंगे। ओके, उस वर्क ग्रुप को आईएम रोल जो इस यूजर को एक्सेस है ना हाँ, असाइन करोगे, एंड इस यूजर को जिस S3 पाथ पे एक्सेस है उसी S3 पाथ पे जाके एक अथीना का फोल्डर बना के उसको डायरेक्ट करोगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, हर यूजर ग्रुप के लिए एक अलग S3 बकेट बनानी पड़ेगी, हाँ राइट? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बकेट हम्म। नहीं, पाथ। बकेट तो एक ही हो सकती। हाँ, मतलब पाथ, उसके अंदर कहाँ पे फाइल सेव होगी, वो फोल्डर अलग अलग सबके हाँ बनाने तो पड़ेंगे। आपका पूरा अकाउंट पे बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलता है, एक बकेट बनती है जिसमें अथीना के आउटपुट सेव कर रहे हो, एंड हाँ, इसके अंदर वर्क ग्रुप रिलेटेड पाथ्स बनाओगे, एंड उस पाथ को वर्क ग्रुप पे यहाँ पे ऐड करूंगे, ये जब वर्क ग्रुप क्रिएट हो रहा है। ठीक, एंड देन उस वर्क हाँ। ग्रुप को वही आईएम एक्सेस दोगे जो यूजर का आईएम रोल का एक्सेस, तो क्या होगा, वो उसी पाथ पे राइट कर पाएगा, बाकी कोई पाथ पे नहीं। तो बट वर्क ग्रुप की जरूरत क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एथेना क्वेरी रिजल्ट बकेट बनाई, उसमें 5 फोल्डर बना दिया अपन सबके नाम के। तो हाँ श्याम बाबू जिस रोल से आएंगे उनको मैंने सिर्फ उनके फोल्डर पे राइट एक्सेस दिया। हाँ, तो वो एंड लेकिन वो उनको बताना तो पड़ेगा अथीना को कि भाई ये वर्क ग्रुप यूज कर, है ना, शाम को सिर्फ उनका ही वर्क ग्रुप दिखेगा यहाँ पे। अच्छा, तो शाम जब इस आईडी से इस आईएम रोल से एक्सेस लॉग इन करेंगे, तो आपको ये पावर यूजर का जो एक्सेस पॉलिसी था ना अपना, रूट यूजर से, हाँ, ये यहाँ पे रूट हाँ। यूजर से यहाँ जाके भी वो वर्क ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा सिर्फ। तो वो इंटीग्रेटेड है, जो भी आपका एडमिन रहता है ना वो बनाता है ये, फिर उनको सिर्फ उनका वर्क ग्रुप दिखेगा। अब उनको, और और मितेश, एक्चुअली वर्क ग्रुप का और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सार्थक बता रहे थे टैग्स में, जब बता रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अगर आपका सोचो शिखर और शाम भाव जो है वो दूसरे ग्रुप से है और ये आपका टेबल है, अगर वो हम्म। आपका कॉस्ट सेंटर यूज कर रहा है क्वेरी करने के लिए टेराबाइट्स ऑफ डेटा, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपका बिल आएगा, बट ही यूज द डेटा। तो उसके लिए भी वर्क ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी कैन टैग देयर कॉस्ट सेंटर व्हेन दे क्वेरी। अदरवाइज आपका बिल आते रहेगा एंड दे विल यूज दे ही विल यूज योर कॉस्ट सेंटर। तो इसीलिए वर्क ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है विद टैग्स। ओह, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ये तो पता नहीं था वर्क ग्रुप एक्चुअली। तो वर्क ग्रुप के हिसाब से अपने को डिफरेंशिएट करना चाहिए यूजर्स को, तो वो आपस में एक दूसरे की क्वेरी भी नहीं देख पाए, और यदि उनने ज्यादा पैसा रन कर दिया तो पता चले कि किसने किया है। और उनका ही पैसा जाए, बेसिकली जो देव बता रहा ना, उनका ही पैसा जाए। आप देखो एज अ डेटा ओनर, आपने डेटा ला दिया, आपने एक्सेस दे दिया, लेकिन आप क्यों उनके खर्चे भरो? अगर वो 1000 क्वेरीज एक ही डेटा पे चला रहे तो इट विल बी कॉस्ट टू यू, है ना। लेकिन आप जब वर्क ग्रुप बना लेते हो और उनका ही टैग यूज कर देते हो कॉस्ट के लिए, हम्म। तो वो लोग भरेंगे। अगर उनको 1000 बार चलाने हैं, मिलियन बार चलाना है, चलाओ, तुम्हारे ही जाने वाले रुपए।
तो उस केस में लेकिन AWS तो बिल तो इसी अकाउंट के ओनर को भेजेगा ना, वो थोड़ी हाँ, लेकिन कॉस्ट सेंटर के जैसा है हिसाब से बड़ी भेजेगा। कंपनीज में नहीं, बड़ी कंपनीज में ये अकाउंट्स जो है ये फेडरेटेड अकाउंट्स है। एक मास्टर अकाउंट है, जो वो ऑर्ग देखा था ना अपन ने, AWS का ऑर्ग, तो वैसा रहता है। तो एक तो मास्टर अकाउंट से रुपए कट रहे हैं, तो क्या होता है बड़े कंपनीज में उसको ये ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड करके टैक्स बेस्ड पॉलिसीज पे रन करते हैं। तो अगर इस अकाउंट, ये ऐसा रहता है, यानी मल्टीपल अकाउंट्स रहेंगे यहाँ पे, हम्म। इस अकाउंट के अंदर हर एक रिसोर्स, हर एक चीज जो भी मैं बनाऊंगा, एक IAM रोल भी बनाया ना तो उसका टैग डालेंगे। ओके, अगर टैग नहीं रहा तो वो उड़ा देंगे, वो रिसोर्स ही उड़ा, ओ डिलीट कर देंगे। एंड देन अगर वो टैग रहा तो टैग में एक स्टैंडर्ड्स रहता है कि आप मुझको कॉस्ट सेंटर बताओगे, आप मुझको ओनर बताओगे, किस किस बंदे ने बनाया है, उसका ईमेल एड्रेस हाँ। बताओगे, ये सब। अगर ये 3-4 टैग्स नहीं दिखे तो वो रिसोर्स उड़ा देते हैं। ओके, क्योंकि अच्छा। आपका अकाउंट एक ही रहेगा हर कंपनी में। अकाउंट एक से ज्यादा भी हो सकता है, 10 अकाउंट भी हो सकता है, हम्म, लेकिन उस अकाउंट में मल्टी टेनेंट होता है। आप हम्म, सिंगल टेनेंट अगर होते हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि खाली मितेश ही यूज कर रहे हैं, हम्म, लाइक फ्रॉम डेटा इंजीनियरिंग टीम। बट उसी अकाउंट में अगर डेटा साइंस भी यूज कर रहा है, बिजनेस इंटेलिजेंस भी यूज कर रहा है, तो उसे हम लोग मल्टी टेनेंट अकाउंट कहते हैं। तो मल्टी टेनेंट में आपको कॉस्ट डिवाइड करना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि ताकि टैग्स हर डिपार्टमेंट को अलग अलग भेजे। ताकि हम्म, डेटा साइंस अगर आपके डेटा में क्वेरी कर रहे हैं, तो द बिल शुड गो टू द डेटा साइंस टीम, नॉट द डेटा इंजीनियरिंग टीम। तो हम्म, उसी वजह से हम्म। तो ओके, तो ये तो एथीना में तो अपन कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब सर्विस में तो पॉसिबल नहीं है, राइट? नहीं, सब सारे में सर्विसेज में, सारे सारे यार हर सर्विसेज जगह में, ना, सारे एवरी सर्विसेज में आप देखना टैग्स होता है। वो सब में टैग्स रहता देखना हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर देते हैं, वो हम लोग नहीं दिखा रहे। बट जितने भी सर्विसेज हैं पूरे AWS में, टैग्स हर सर्विसेज में होता है, ताकि हर सर्विसेज का कॉस्ट उस कॉस्ट सेंटर को या कहीं पे भी आए। और है। खाली कॉस्ट सेंटर नहीं, ओह इवन अच्छा अच्छा। ऑडिट ट्रेल के लिए भी, इवन ऑडिट ट्रेल के लिए कि ये S3 बकेट किसने बनाया, या आपके एथिना ने किसने बनाया। और सारी मैक्सिमम कंपनीज में क्या होता है, गार्ड रेल कोड होती है। अगर आपने ये 3 टैग्स नहीं डाले, वो एक एडमिन कर सकता है। अगर आपने 3 टैग्स नहीं डाले पर्टिकुलर कुछ भी, वो सेट कर सकता है, तो आपकी वो सर्विस तुरंत डिलीट हो जाएगी। तो वो गार्ड रेल कोड होती है। तो अच्छा वो अच्छा। मैक्सिमम बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज में होती है, स्टार्टअप्स में शायद नहीं भी हो सकती है। बट मैक्सिमम बड़े कंपनीज में, बिकॉज टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड ऑडिट ट्रेल, हम्म, ये सब के लिए वो करना पड़ता है। ओके स्टार्टअप में ओके। सबसे पहले जब अपना AWS का अकाउंट खोला था तब वही बोला था, एवरीथिंग यू शुड गिव टैग्स, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू गेट द ऑडिट ट्रेल कि भाई अ, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या यूज करना है। हम्म। अभी वो तो इसमें हमारी क्लाउड loophole है। इंफ्रा टीम ने भी बोला था। नहीं, लेकिन नहीं, वो बनाना चाहिए। इसमें एक लूपहोल क्या है मैं बताता हूँ। टैग्स यूजर डिफाइंड है ना, तो मुझको अगर देवादित्य की टीम का पता चल गया तो मैं उसकी टीम में डाल सकता कॉस्ट हूँ। सेंटर। लेकिन बट इवेंचुअली उनको पता चल जाएगा। देखो, क्योंकि अगर ही इज नॉट इन दिस अकाउंट एंड ही इज गेटिंग चार्ज फ्रॉम दिस अकाउंट, तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन जब मल्टी टेनेंसी होती है ना, तो थोड़ा कर सकते हैं दूसरों। सार्थक हाँ मतलब रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया, बट विल टॉक लेटर। तो बड़ा जॉब चला के दूसरे के कॉस्ट सेंटर से और फिर चेंज कर देने का। हाँ, ये नहीं, देखो मैं वो प्रमोट नहीं करता हूँ ना, वो बेस्ट प्रैक्टिस है, लेकिन हाँ ठीक है, होता है वैसा। ये अच्छा, और तो मेनली अपना कॉस्ट आता है ये जो भी EC2 सर्विस या ग्लू या एथिना क्वेरी है ना, और हाँ, चौथा आता है S3 पे डेटा अपलोड एंड डाउनलोड, करेक्ट, राइट? करेक्ट, तो वो करेक्ट। या इवन एनी क्वेरी करके और डाउनलोड करके जो भी रहेगा, मतलब डायरेक्टली S3। तो वो S3 पे बकेट तो बना दिया अपन ने, टैग भी दे दिया कॉस्ट सेंटर का, लेकिन हम्म। जो क्वेरी रन कर रहा है या फाइल डाउनलोड कर रहा है वो कैसे देखो, कंट्रोल करेंगे? फाइल डाउनलोड का जो है ना, वो अभी भी अ, देखो, US ईस्ट 1 में, वर्जीनिया में आप डाउनलोड कर रहे हो, सेम कॉस्ट है। तो आपका जो यूजर है ना, वो भी उसी रीजन से यूज करेगा उसको, है ना। तो इट डजेंट मैटर। जब आपका यूजर क्रॉस रीजन या क्रॉस कॉन्टिनेंट हो गया, तो हाँ, फिर वो कॉस्ट आते हैं। और वो कॉस्ट S3 का जो कॉस्ट है, वो तो डेटा ओनर को ही बेयर करना पड़ता है फिलहाल के लिए। लेकिन हाँ, जो अथीना का कॉस्ट है, वो वर्क ग्रुप से कर सकते हो। कंट्रोल हो जाता है, अच्छा। यानी वो वर्क ग्रुप में, और टैक्स जो है ना, यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। हाँ लेकिन अथीना का, हाँ, मुझको तो कोई सही वे दिखा नहीं अभी तक।
कि जो डाउनलोड करता है, जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, गूगल क्लाउड जो है उसमें रिक्वेस्टर पेज ऐसे करके एक फ्लैग है। तो जब आप बकेट बनाते हो ना, तो बकेट बनाते वक्त ही वो फ्लैग सेट हो जाता है। तो जो भी रिक्वेस्टर है ना, जीसीपी में प्रोजेक्ट बनते हैं, यहाँ पे जैसे अकाउंट्स बनते हैं वहां पे प्रोजेक्ट बनते हैं। तो प्रोजेक्ट जो भी उस डेटा को रीड करेगा वो उसके अकाउंट से ही बिल जाता है। तो वैसे बकेट्स बनते हैं। अब मैंने वैसी चीज यहाँ पे एडब्ल्यूएस में नहीं देखी अभी तक कि वो बताए। देखो रिक्वेस्टर पेज आ गया ना, आ गया, ये रहा, आ गया। अच्छा, ये नया फीचर है। ओ सही है, ये अच्छा पूछा आपने। अब पता चल गया वो जो यहाँ पे आ गया Asak, मेरे now you can implement it for every of your bucket. को। यस, आइडियली देव, दिस इज अ गुड पॉइंट। ये कौन करना सा? चाहिए। ये रिक्वेस्टर पेज S3 बकेट भी जो यूज कर रहा है ना, तो हम्म। रिक्वेस्ट भी रिक्वेस्टर ही पे करे। अच्छा, ये एक नया फंक्शनलिटी आया है, ये पहले था नहीं। या तो मैंने भी देखा। हाँ ये सही है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट लॉक, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, ये सब पहले नहीं थे। अब बहुत सारे फीचर नहीं, इनफैक्ट स्टैटिक वेबसाइट तो है। नहीं, ग्लू ग्लू क्लॉलर में भी इतने सारे वो वो ब्लू जो क्रॉलर में नहीं ये थे, था। वो भी कुछ ब्लू भी नहीं थे। ब्लू क्रॉलर में भी नए, देखो ये कैसा है, एडब्ल्यूएस सर्विसेज इवॉल्व होते जाती है। तो कभी भी ना ये एडब्ल्यूएस न्यूज, ये मैं महीने में एक बार पढ़ता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे। और देव को भी मैं भेजते रहता हूँ। हाँ। ये यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो जो भी सर्विसेज आपके पसंद की है, जैसे यहाँ पे ग्लू, ये कहाँ से गया ये इस पेज पे? गूगल से। अच्छा, ये ये पेड़ है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, लेटेस्ट न्यूज बोल फ्री के। है। देखो AWS में एडब्ल्यूएस न्यूज गूगल पे पहला अच्छा लिंक, अच्छा। ये आप फिर सब्सक्राइब सी भी कर ऑल। सकते हो। हाँ आप जब सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपका अकाउंट ओपन करते हो तब भी वो बोलता है डू यू नीड द न्यू न्यूज। लेकिन ये कैसा है, बार बार फालतू मेल भेजते रहते हो। बहुत आते हैं मेल तो तो भाई, इसलिए क्या करें। ये करता हूँ मैं, ठीक है। और अच्छा इससे क्या अच्छा। होता है कि आपको जो सर्विसेज में इंटरेस्ट है, तो वो उसके लेटेस्ट अपडेट्स बताते रहते हैं। तो थोड़ा अपडेटेड रहता है कि, लेकिन वो रिक्वेस्टर पेज वाला मिस हो गया है। तो ठीक है, लेकिन ट्राई करो ये लाइक करने का, या जो भी क्लाउड पे आप हो, जैसे अज्योर पे हो या गूगल पे हो, तो उसके अपडेट्स लेते रहने का ट्राई करना चाहिए। हाँ, और तू जो बोल रहा था ना नो कोड और लो कोड, तो हम लोगों का भी लास्ट वीक इमर्सन डे था इसका। एडब्ल्यूएस वालों ने ट्रेनिंग दी थी। कोड विस्परर बहुत फेमस हो रहा है आजकल, मतलब। कोड विस्परर लेकिन कॉर्पोरेट में शायद ना चले, क्योंकि वो, नहीं, अपने लिए डेटा इंजीनियर के लिए नहीं है, वो बकवास है। बाकी डेटा साइंटिस्ट और इन सब नहीं नहीं लोगों के नहीं, लिए, अपने बीआई लिए वालों के चलिए लिए। कोड विस्परर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें, वो कोड, यानी आप ले रहे हो किसी का, राइट, वो कोड विस्परर आपके लिए कोड बनाता है। हाँ वो प्रोप्राइटरी है कि नहीं है, वो एक बहुत बड़ा लीगल वो है एआई के वर्ल्ड में, जो देव ज्यादा बता पाएगा या ना मेरे से। हाँ, एक्चुअली उसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ, कोड विस्परर एंड ऑल। और अगर आप कोड बाहर से लेते हो ना, जब आप मॉडल बनाते हो ना एआई में, तो बायस ना हो। तो क्या होता है, जैसे केगल में कभी कभी डेटा आपको मिलेगा, सैंपल डेटा। वो सैंपल हम्म डेटा को लेके अगर आप ट्रेन कर दिए, तो वो डेटा शायद एक एशियन ने बनाया है, और एशियन ने अपने हिसाब से वो डेटा कुछ डाला होगा। तो आपका जो पूरा एआई मॉडल है, वो पूरा एक एशियन बेस्ड बायस देगा। और अगर सोचो अच्छा वो आपकी कंपनी ने अगर सोचो इम्प्लीमेंट कर दिया और लॉ सूट लग गए, तो उसमें वो बोलेगा कि ये डेटा कहाँ से आया था और किसने किया था मॉडल। और फिर आपके उसमें वो बोलेंगे कि दैट देर इज अ बायस ऑन सर्टेन कम्युनिटीज। तो उसमें लॉ सूट में आपको प्रिजन या इवन फीस बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग जैसे सैंपल डेटा बाहर से भी जब लेते हैं थर्ड पार्टी, हम लोग एकदम ऑथराइज्ड वाले से लेते हैं। या जैसे मॉडल भी यूज करते हैं, जैसे एलएलएम्स का भी जितने सारे मॉडल है, इवन कोड विस्परर जो है, वो हम लोग बहुत ध्यान से यूज करते हैं, क्योंकि बायस ना हो। तो सिक्योरिटी बहुत ध्यान में रख के करना पड़ता है। और कोड विस्परर प्रॉब्लम ऐसा है कि लाइक इट विल मेक पीपल, लाइक बोलते हैं कि इट विल मेक योर लाइफ इजी, बट उसमें बहुत सारा सिक्योरिटी देखना पड़ता है। बहुत सारी कंपनीज लेकिन अलाउ करती है, मिड कैप कंपनीज जितने हैं सब अलाउ करती है। स्टार्टअप भी बट कर देती है, लेकिन हाँ वो हाँ। सही लीगल नहीं। कॉर्पोरेट लीगल लाइन में लीगल को एकदम, प्रॉब्लम, लीगल वालों को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नहीं, लीगल हमारी वाले भी को प्रॉब्लम क्रिएट हेल्थ करेगा, केयर बट है। एट द एंड जो यूज करेगा प्रिजन वही जाएगा, लीगल वाला नहीं हाँ जाएगा। जो तो दैट बिकम्स हार्ड फॉर प्लेटफॉर्म टीम
डेवऑप्स टीम और क्लाउड इंजीनियरिंग टीम, ये सब रिस्क पे आ जाते हैं इनकी जॉब्स। इट्स वेरी हाँ, इम्पोर्टेंट। स्पेशली कोड विस्पर छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरे जो एग्जांपल तुम दे रहे हो, एशियन मॉडल, वो एशियन डेटा से, यूजुअली तो मॉडल तो अपन अपनी कंपनी का डेटा फीड करके ट्रेन करते हैं नहीं ना। नहीं नहीं, थर्ड पार्टी डेटा भी होता है ना। जैसे आपको एक मॉडल बनाना है, आई टॉक टू द, मतलब ये दूसरे टॉप, बस 5 मिनट ही लूंगा इसमें, बट क्योंकि ग्लू में टॉपिक चल रहा है। बट जैसे आपका कोई एक डेटा सेट हुआ कि आपको कोई एक प्रेडिक्ट करना है, सोचो फॉर क्रेडिट रिस्क, उसके लिए आप मॉर्निंग स्टार से डेटा लोगे, आप ब्लूमबर्ग से डेटा लोगे, सो दीज आर थर्ड पार्टी डेटा। तो ऐसे सारे थर्ड पार्टी, क्योंकि आपकी कंपनी के पास ये फाइनेंशियल डेटा नहीं रहेगी, बिकॉज आपके कंपनी के पास मॉर्निंग स्टार या ब्लूमबर्ग से ज्यादा डेटा हो ही नहीं सकती, बिकॉज दे आर द पाइनियर्स, या मूडीज से, या जितने भी है, S&P। तो ये थर्ड पार्टी डेटा होती है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि गिटहब से कोई डेटा ले लिया, या केगल से डेटा ले लिया, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, या बहुत लोग वेंडर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है डेटा, तो वो डेटा सही नहीं है। लेकिन आप अगर अपने मॉडल में यूज करते हो तो वो बायस हो सकती है, तो तब जब लॉ सूट लगेगी तब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपको ब्लेम करने के लिए कंपनीज है, ब्लूमबर्ग, ये, बट आप केगल को कैसे कंप्लेन करोगे कि केगल में किसी ने अपलोड किया था, मैंने यूज किया था? तो एवरी ब्लेम विल कम टू यू। तो इसीलिए, बट गोइंग टू द टॉपिक लाइक ग्लू, मे बी सार्थक आप ले सकते हो। मेरा हो गया, यानी ग्लू और अथीना अपन ने कवर कर लिया तो सेट है। और यानी ओके, नहीं रिकॉर्डिंग चल रहा है तो इसलिए मैंने बोला। नहीं नहीं, कोई लोड नहीं, ये तो चलता है। एंड ओके, या सो ऑल सेट, लाइक और रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप हाँ, कर दे, रिकॉर्डिंग। एक तूने वो बोला ना, नो कोड लो कोड, इन लोगों ने लास्ट वीक हम लोगों को वो